हे गाइस, तो आज में पढ़ना है एम लक्ष्मीकांत की इंडियन पॉलिटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान की प्रस्तावना। तो सबसे पहले हम इसे समझने की कोशिश करते हैं कि ये संविधान की प्रस्तावना क्या है। देखो, ये भारतीय संविधान की भूमिका के समान है। एक्चुअल में भारतीय संविधान की भूमिका ही है। देखो, ये हमारे संविधान का सबसे शुरुआती हिस्सा है और बताता है कि हमारे देश किन आदर्शों और सिद्धांतों पर आधारित है। तो मैंने स्टेप बाय स्टेप बहुत सारे शॉर्ट नोट्स बनाए हैं जिसके थ्रू मैं तुम्हें समझाऊंगा। तो एम लक्ष्मीकांत का फर्स्ट पैराग्राफ देखो, प्रियम्बल यानी कि भूमिका। देखो, फर्स्ट सेंटेंस, द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन वाज द फर्स्ट टू बिगिन विथ अ प्रियम्बल, यानी कि अमेरिका का संविधान सबसे पहले प्रियम्बल से शुरू हुआ था। यानी कि इससे पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन बने थे और भी देशों में, उसमें प्रियम्बल नाम की कोई चीज इंक्लूड नहीं थी। अमेरिका ही वह देश था जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहले प्रियम्बल को ऐड किया था। तो और उसके शुरुआती वर्ड क्या थे? वी द पीपुल ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, जिसका मतलब क्या था? हम अमेरिका के लोग। तो यह क्या दर्शाता है कि जो सत्ता है वो जनता से आती है, राजा में निहित नहीं है, बल्कि जो पावर है वो जनता में निहित है। तो ये अमेरिका में जो बातें प्रियम्बल में लाई गई थी उसके बारे में हमने देख लिया। सेकंड सेंटेंस देखो, द टर्म प्रियम्बल मीन्स द इंट्रोडक्शन और प्रीफेस टू द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल यानी कि देखो, प्रियम्बल का लिटरली मीनिंग क्या होता है कि इंट्रोडक्शन या प्रीफेस, यानी कि ये भूमिका कह लो या प्रस्तावना कह लो। और ये संविधान का एक तरीके से पहला भाग है जो बताता है कि भारत भारत का संविधान किन मूल्यों, आदर्शों और उद्देश्यों पर टिका रहेगा। यानी कि एक तरीके से ये संविधान का परिचय पत्र है। अगला देखो, इट प्रेजेंट्स द समरी और एसेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि देखो, द प्रियम्बल इज लाइक द सोल ऑफ द समरी ऑफ द इंटायर कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जो इसे संविधान की एक तरीके से आत्मा ही कहा जाता है। जो पूरे बातें संविधान में विस्तार से लिखी हुई है, उसका एसेंस तुम केवल प्रियम्बल को पढ़कर समझ सकते हो। यानी कि जो प्रियम्बल है वो एक बेसिक स्ट्रक्चर का काम करता है कि पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में एक्चुअल में क्या बातें नहीं थे, उसकी भावना क्या है। तो प्रियम्बल को पढ़ लेगा तो वो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का सार को समझ लेगा। इसीलिए कहा जा रहा है कि प्रेजेंट द समरी और एसेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये संविधान का पूरा सार ही बताता है। ए नेपाल के वाला कॉल्ड इट द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो एक बहुत बड़े प्रसिद्ध विधिवेत्ता थे, उन्होंने इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने क्या कहा कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो संविधान का परिचय पत्र है। हमारा जो प्रियम्बल है वो संविधान का क्या है? परिचय पत्र है। उन्होंने क्या कहा कि प्रियम्बल इज द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे किसी व्यक्ति की पहचान उसके आईडी कार्ड से हो सकती है, वैसे ही संविधान की पहचान किससे हो सकती है? प्रियम्बल से हो सकती है। तुम प्रियम्बल के को पढ़ लोगे तो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन की मूल भावना तुम्हें समझ में आ जाएगी। तो ये क्या बताता है कि भारत का संविधान किन आदर्शों पर बेसिकली टिका हुआ है। अगला देखो, द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ड्राफ्टेड एंड मूव्ड बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि देखो, जो पंडित नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था उसकी प्रमुख बातें क्या थी? जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी। तो यही सब बातें हमारे प्रियम्बल का भी हिस्सा बनी है। यानी कि नेहरू जी का जो विचार था वो हमारे संविधान की एक तरीके से आत्मा बना है। इसीलिए तो कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान की भूमिका उद्देश्य प्रस्ताव यानी कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो पेश किया गया था जवाहरलाल नेहरू की तरफ से, पर आधारित है, जिसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। फिर से एक बार समझो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पेश किया था उसकी जो मेन बातें थी, जैसे न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, यही बातें तो प्रियम्बल में लिखी गई है। आगे देखो, इट वाज द अमेंडेड बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 व्हिच एडेड 3 न्यू वर्ड्स, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। देखो, जब 1976 का टाइम आया तो 42वां संविधान संशोधन हुआ और प्रियम्बल में 3 बातें जोड़ी गई। क्या? सोशलिस्ट यानी कि समाजवादी, सेक्युलर यानी कि धर्मनिरपेक्षता, और इंटीग्रिटी यानी कि अखंडता। तो ये 3 वर्ड हमारे प्रियम्बल में जोड़ा गया था। इसका क्या मतलब था कि ये 3 वर्ड हमारे प्रियम्बल में पहले नहीं थे। 1976
42वें संविधान संशोधन के तहत ये ऐड किया गया हमारे प्रियम्बल में। तो सोशलिस्ट का क्या मतलब है कि समाज में समान आर्थिक अवसर उपलब्ध हो। सेक्युलर का क्या मतलब है कि सभी धर्मों के प्रति समान नजरिया रखेगा, कौन, स्टेट। और इंटीग्रिटी का क्या मतलब है कि राष्ट्र की एकता और अखंडता बनाए रखना। तो देखो ये शब्द पहले प्रियम्बल में नहीं थे, लेकिन संविधान की भावना में पहले से मौजूद थे, लेकिन प्रियम्बल में ऐड किया गया 42वें संविधान संशोधन 1976 में। तो पूरे जो मैंने तुम्हें कंटेंट पढ़ाया, ये जो प्रियम्बल भूमिका के बारे में, इसका कंक्लूजन क्या निकलता है कि जो प्रियम्बल है वह सिर्फ संविधान का शुरुआत ही नहीं है, बल्कि उसका एक तरीके से हार्ट है, एक तरीके से उसका सोल ही है, उसका आत्मा है। ये हमें क्या बताती है कि भारत एक ऐसा देश है जहां जनता की सर्वोच्चता है और जहां न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता हमारे संविधान के क्या एक एक तरीके से उसके बहुत स्ट्रॉन्ग पिलर्स होंगे। देखो अगला टॉपिक है प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसके अंतर्गत जो कंटेंट दिए गए हैं उसके माध्यम से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो तुम अपने लक्ष्मीकांत का पैराग्राफ देखो। सबसे पहले इंट्रोडक्शन है, यानी कि जो प्रियम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन है, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था जब मैंने चैप्टर का स्टार्ट किया था। तो देखो, the preamble is the introduction to the constitution. It expresses its philosophy and objective. यानी कि जो preamble है वो संविधान की प्रस्तावना, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है, एक इंट्रोडक्शन या प्रीफेस है। ये बताता है कि संविधान क्यों बनाया गया, इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या थे। तो इस तरीके से तुम इसे फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कह सकते हो, क्योंकि इससे हमारे राष्ट्र के वो सारे आइडियल्स का ही तो पता चलता है। कौन से आइडियल्स, जैसे कि जस्टिस हुआ, लिबर्टी हुआ, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, इस सब के बारे में पता चलता है प्रियम्बल को पढ़कर। पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में जो मेन उसकी भावना है वो पता चल जाती है। सोर्स, इट्स आइडिया इज बोरोड फ्रॉम द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि अब हम बात करते हैं कि सोर्स के बारे में, यानी कि प्रियम्बल का जो विचार है वो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया था। तो सोर्स क्या हुआ, अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन हुआ। यानी कि सबसे पहले, जैसे कि मैंने तुम्हें पहले बताया था कि अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन ही पहला कॉन्स्टिट्यूशन है जो प्रियम्बल को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया गया था। यानी कि अमेरिका संविधान में एक प्रियम्बल जो है, जो बताता है कि उसका संविधान किन उद्देश्यों से बनाया गया है, तो भारत ने भी उसी परंपरा को अपनाया था। भारत ने भी क्या हुआ, उसी टाइप से अमेरिका का एक तरीके से देखकर उसे प्रभावित होकर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल को ऐड किया, ताकि हमारे संविधान की जो स्पिरिट है शुरुआत में ही स्पष्ट रूप से पता चल जाए कि पूरे कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहना चाहता है, उसकी स्पिरिट किसमें डाल दी गई, प्रियम्बल में डाल दी गई। देखो थर्ड, अडॉप्शन, अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949 एंड केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950। यानी कि जो हमारे संविधान की प्रस्तावना को 26 जनवरी 1949 को अडॉप्ट किया गया था। ध्यान रखो, अडॉप्ट किया गया था यानी कि अपनाया गया था, लागू नहीं किया गया था। लागू कब किया गया था, 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, और 26 जनवरी 1950 को ही रिपब्लिक डे के रूप में मनाया जाता है। यानी कि हर साल जो 26 जनवरी होता है वो रिपब्लिक डे के रूप में मनाया जाता है। वो किस अवसर पर मनाया जाता है, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया गया था, इन्फोर्स किया गया था। तो 26 जनवरी की तारीख क्यों चुनी गई थी, क्योंकि इसी दिन 1930 में पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। इसीलिए 1950 में जब 26 जनवरी आया, वो कॉन्स्टिट्यूशन हमारे देश में इन्फोर्स कर दिया गया, और हर साल 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाया जाता है, गणतंत्र दिवस। 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था, अपनाया गया था। आगे देखो, नेचर ऑफ द इंडिया, इसके बारे में हम जानेंगे कि भारत का स्वरूप क्या है। प्रियम्बल में उसके स्वरूप को किस तरीके से डिस्क्राइब किया गया है। इंडिया इज डिस्क्राइब्ड एज सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। यानी कि देखो, सबसे पहले क्या है कि प्रस्तावना में भारत का स्वरूप किस तरीके से बताया गया है, इस कंटेंट के माध्यम से स्पष्ट होता है कि इसमें भारत को क्या घोषित किया गया है कि भारत एक सॉवरेन राष्ट्र है, सोशलिस्ट है, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक है। तो सॉवरेन का क्या मतलब है कि सार्वभौम है, यानी कि भारत किसी के अधीन नहीं है, वो अपने फैसले
खुद लेगा, वो किसी का डोमिनियन नहीं है, वो अपने फैसले लेने के लिए स्वतंत्र है, इसी को सॉवरेन कहा जाता है। सोशलिस्ट का क्या अर्थ है कि भारत आर्थिक समानता और न्याय को अपनाता है, यानी कि इकोनॉमिक इक्वालिटी और जस्टिस की बात होती है सोशलिस्ट में। सेक्युलर का क्या मतलब है कि जो स्टेट है वो सभी धर्मों को समान नजरिए से देखेगा। डेमोक्रेटिक यानी कि जो पब्लिक है वो सर्वोच्च है और सरकार जनता द्वारा यानी कि पब्लिक द्वारा चुनी जाएगी। रिपब्लिक का क्या अर्थ होता है कि जो स्टेट ऑफ द हेड है यानी कि जिसको राष्ट्राध्यक्ष कहते हैं वो जनता द्वारा चुना जाता है, न कि कोई राजा। जैसे कि ब्रिटेन में राजा होता है राष्ट्राध्यक्ष, हमारे देश में राष्ट्राध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति। आगे हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव्स क्या है हमारे इस प्रीएम्बल का। टू सिक्योर फॉर ऑल सिटीजन्स जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल लिबर्टी ऑफ थॉट्स, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, फ्रेटर्निटी, डिग्निटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। यानी कि अब हम बात करते हैं कि जो उद्देश्य है हमारे प्रीएम्बल का, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल का, वो मुख्य रूप से 4 है। कौन है? देखो, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। तो जस्टिस में कहा जा रहा है कि सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, यानी कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के बारे में बात की जा रही है। लिबर्टी में किस चीज की लिबर्टी, यानी कि किस चीज की स्वतंत्रता की बात की जा रही है? कि विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति यानी कि एक्सप्रेशन की स्वतंत्रता, बिलीफ की स्वतंत्रता, फेथ की स्वतंत्रता, पूजा यानी कि वर्शिप की स्वतंत्रता, इक्वलिटी की बात कही जा रही है यानी कि हर नागरिक के लिए समान स्थिति और समान अवसर, ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। और फ्रेटर्निटी की बात की जा रही है यानी कि बंधुता, कि व्यक्ति की जो गरिमा है तथा राष्ट्र की एकता व अखंडता की रक्षा कैसे हो, ये हमारे प्रियबल में इस चीज का एक अंश मिलता है। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पूरा फ्रेटर्निटी के जो अंश है वो प्रियम्बल में आसानी से इंक्लूड कर दिए गए हैं। देखो, अमेंडमेंट के बारे में हम चर्चा करना है। वर्ड सोशलिस्ट एंड सेकुलर एडेड बाय 42nd अमेंडमेंट 1976। ये बात मैंने तुमको पहले भी बताई थी कि सोशलिस्ट और सेकुलर सबसे पहले संविधान में नहीं था। तो 42वां अमेंडमेंट हुआ 1976 को। ये अमेंडमेंट किस गवर्नमेंट के द्वारा किया गया था? इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के द्वारा किया गया था। तो इस संशोधन का उद्देश्य क्या था कि एक भारत को एक मोरल, इक्वल और रिलीजियस टॉलरेंस वाला देश बनाना है। इसलिए सोशलिस्ट और सेकुलर शब्द को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 के अंतर्गत जोड़ा गया था। और मैंने तुम्हें पहले बताया था कि एक और वर्ड को जोड़ा गया था, वो क्या था? इंटीग्रिटी को भी जोड़ा गया था, यानी कि अखंडता। 7 देखो, it reflects the spirit of the constitution and acts as its guiding light. डॉक्टर बी आर अम्बेडकर called it the identity card of the constitution। यानी कि देखो, इस प्रियम्बल का इंपॉर्टेंस क्या है कि प्रियम्बल एक तो हम स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कह सकते हैं प्रियम्बल को। उसी तरीके से हमारे संविधान की आत्मा ही है प्रियम्बल, जो हमें मार्गदर्शन देती है और देश का संचालन किन आदर्शों पर होना चाहिए, ये प्रियम्बल के थ्रू तुम आसानी से समझ सकते हो। इसीलिए तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा कि आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जो प्रस्तावना है वो हमारे संविधान की क्या है? एक तरीके से पहचान है। तो जो हमने इस कंटेंट में हमने पढ़ा प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसका कंक्लूजन इस तरीके से है कि देखो, प्रियम्बल सिर्फ एक पैराग्राफ नहीं है, ये हमारे संविधान का हार्ट है, एक हृदय ही है। ये क्या बताता है कि भारत कैसा देश है, किन वैल्यूज पर बेस्ड है। वो वैल्यूज क्या है? जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। देखो, अब हम पढ़ने वाले हैं एक और टॉपिक, इंग्रेडिएंट्स ऑफ द प्रियम्बल। तुम अपना बुक लक्ष्मीकांत में देखो कि इंग्रेडिएंट्स ऑफ द प्रियम्बल अब हमें पढ़ना है। तो कंटेंट देखो, सोर्स ऑफ द ऑथोरिटी, द कॉन्स्टिट्यूशन ड्राइव्स इट्स ऑथोरिटी फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया। यानी कि देखो, हमारे संविधान की असली शक्ति लोगों से आती है, इसलिए तो कहा जाता है वी द पीपल ऑफ इंडिया। इसका मतलब क्या है कि भारत का संविधान किसी राजा या रानी या विदेशी शक्ति से नहीं आया है, बल्कि भारत की जनता ने स्वयं इसे बनाया है। तो इस तरीके से तुम कह सकते हो कि संविधान की शक्ति भारत के लोगों से आती है। हम ही इसके निर्माता है और जो हमारा जो इच्छा है, हमारी जो विल है वो सुप्रीम है। अ, और यही तो लोकतंत्र की एक जड़ है, डेमोक्रेसी की क्या यही जड़ है कि पब्लिक की भलाई कैसे हो। इसीलिए तो कहा जाता है कि सरकार जनता के लिए, जनता द्वारा और जनता की होती है।
अगला देखो नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, यानी कि भारतीय राज्य का स्वरूप के बारे में अब हमें डिस्कस करना है। क्या है वो? इंडिया इज सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। यानी कि सॉवरेन के बारे में अब हम जानते हैं कि भारतीय राष्ट्र किस तरीके से एक सॉवरेन राष्ट्र है, क्योंकि जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारे देश को सॉवरेन राष्ट्र क्यों बनाता है, क्योंकि भारत किसी विदेशी शक्ति के अधीन नहीं है। हम अपना निर्णय खुद लेते हैं, आंतरिक नीति पर भी और बाहरी मैटर पर भी। इसलिए हम एक सॉवरेन राष्ट्र है, इसलिए हम एक सार्वभौमिक राष्ट्र है। हम किसी और देश के डोमिनियन नहीं है, कोई और देश हमारे लिए फैसले नहीं लेगा। देखो सोशलिस्ट का क्या मतलब होता है? समाजवादी का मतलब अब हमें जानना है कि जो भारत है वो इक्वालिटी और सोशल जस्टिस के सिद्धांत पर चलेगा, यानी कि यहाँ अमीर और गरीब के बीच खाई को घटाने का प्रयास किया जाएगा। सेक्युलर का अर्थ क्या है? धर्मनिरपेक्ष, यानी कि भारत का कोई राजधर्म नहीं है, हर व्यक्ति को अपने धर्म और का पालन करने की पूर्ण स्वतंत्रता होगी और सभी धर्मों को सम्मान दर्जा दिया जाएगा। स्टेट का क्या काम होगा? वो किसी भी धर्म को प्रेफर नहीं करेगा, वो सभी धर्मों को समान दर्जा देगा। डेमोक्रेटिक का मतलब है कि जनता सर्वोच्च है, यानी कि सरकार जनता द्वारा चुनी जाती है और जनता के प्रति ही जवाबदेह होती है, इसी को कहते हैं डेमोक्रेसी। और रिपब्लिक का क्या अर्थ है कि भारत का कोई राजा वंशानुगत शासक नहीं होगा, जैसे कि ब्रिटेन में होता है राजा या रानी। हमारे जो राष्ट्राध्यक्ष जो प्रेसिडेंट होते हैं वो जनता द्वारा चुनी जाती है, यानी कि शासन किसके हाथ में है? जनता के हाथ में है। देखो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वो क्या ऑब्जेक्टिव्स है? जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। सबसे पहले देखो जस्टिस का क्या मतलब है कि 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस के बारे में बात की गई है, यानी कि समाज में समानता, आर्थिक अवसरों में न्याय और राजनीति में क्या होगी? निष्पक्षता होनी चाहिए। लिबर्टी की बात की जा रही है कि हर नागरिक को विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना की स्वतंत्रता दी जाएगी। मतलब जो आप सोचते हो, मानते हो या बोलते हो उसमें आप क्या हो? स्वतंत्र हो। फ्रेटर्निटी की बात की जा रही है, यानी कि सभी नागरिकों में भाईचारे और एकता की भावना बनाए रखने की बात की जा रही है, ताकि व्यक्ति की गरिमा यानी कि डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल और राष्ट्र की अखंडता मीन्स इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन वो बना रहे। अगला देखो डेट ऑफ अडॉप्शन, यानी कि अडॉप्टेड ऑन 26 जनवरी 26 नवंबर 1949, यानी कि देखो प्रियम्बल को 26 जनवरी 1949 को अपनाया गया था और ये हमारे संविधान को स्वीकार करने का दिन था। लेकिन याद रखो कि 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। केम इनटू फोर्स कब हुआ था? 26 जनवरी 1950, जब रिपब्लिक डे, इसीलिए 26 जनवरी को हर साल मनाया जाता है। देखो इस पूरे कंटेंट के बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया है, लेकिन तुम्हारे एम लक्ष्मीकांत में शॉर्ट नोट्स ऑन इंग्रेडिएंट्स ऑफ द प्रियम्बल, जो इंग्रेडिएंट्स ऑफ द प्रियम्बल है वो इसी के बारे में फिर से मैंने डिस्कस कर दिया। और इससे पहले का कंटेंट देखो, जब प्रियम्बल क्या है, पूरा प्रियम्बल हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष यानी कि वी द पीपुल ऑफ इंडिया, ऐसा करके जो कंटेंट बनाया गया है इसके बारे में, उसके अंदर जो बातें कही गई है उसको हमने डिस्कस किया था। तो ये दोनों तुमको एक लग रहा होगा, लेकिन ये दोनों तुम्हारे लक्ष्मीकांत में अलग अलग कंटेंट है। देखो नेक्स्ट टॉपिक सॉवरेन के बारे में हमें पढ़ना है, यानी कि सार्वभौम। देखो सॉवरेन मीन्स द इंडिया इज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट एंड सुप्रीम इन बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल मैटर्स। यानी कि देखो अब हम समझेंगे कि हमारे जो संविधान है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ड सॉवरेन के अंतर्गत आता है, यानी कि सार्वभौम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक मेन पहलू है और हमारे प्रियम्बल में तो वो ऑब्वियसली लिखा हुआ है। तो जब हम कहते हैं कि भारत एक सॉवरेन नेशन है तो इसका मतलब क्या होता है कि भारत अपने सभी मामलों में इंडिपेंडेंट है और सुप्रीम भी है। तो उसी चीज को हम स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करेंगे। नंबर 1 जो कहा गया है कि सॉवरेन मीन्स द इंडिया इज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट
इंटरनल मामलों में भी और एक्सटर्नल मैटर्स में भी। यानी कि सार्वभौम का अर्थ है कि भारत आंतरिक और बाहरी दोनों मामलों में पूर्ण रूप से सर्वोच्च है। यानी कि जो भारत का इंटरनल मैटर है जैसे कानून, शासन, अर्थव्यवस्था, और एक्सटर्नल मैटर है जैसे कि फॉरेन पॉलिसी हो गया, रक्षा नीति हो गया, किसी अन्य देश पर ये डिपेंड नहीं करता है। जैसे कि मैं तुम्हें एग्जांपल दे रहा हूँ कि भारत किसी भी देश से व्यापार समझौता कर सकता है, या न भी करे तो हमारे अपने देश का मैटर है। यह निर्णय खुद कौन लेता है? हमारा देश लेता है, किसी के दबाव में तो ये फैसले लिए नहीं जाते हैं। तो इसलिए हमारे देश को सॉवरेन यानी कि सार्वभौमिक का जो एक यूनिक फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इनबिल्ट है। अगला देखो, इट इज नॉट अंडर द कंट्रोल और डिपेंडेंस ऑफ एनी फॉरेन पावर। यानी कि भारत किसी भी विदेशी शक्ति के नियंत्रण या आश्रय में नहीं है। कैसे? क्योंकि देखो, पहले भारत ब्रिटिश शासन के अधीन था, यानी कि हम अंग्रेजों के गुलाम थे, यानी कि ब्रिटेन हमारे ऊपर शासन करता था। 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिली और भारत ने सॉवरेनिटी प्राप्त की। तो अब ना कोई राजा है और ना ही कोई ब्रिटिश हुकूमत, यानी कि भारत अपने निर्णय खुद कर सकता है। देखो, इंडिया इज फ्री टू मेक इट्स वन लॉज एंड पॉलिसीज विदाउट एनी इंटरफेरेंस। यानी कि भारत चाहे तो शिक्षा नीति अपनी बदले, या आर्थिक नीति बनाए, या रक्षा नीति बदले। इसमें किसी विदेशी देश या संस्था की अनुमति की हमें जरूरत नहीं है। तो यही बात तो डेमोक्रेसी की नींव को और मजबूत करता है। इसका मतलब क्या है कि देखो, यहाँ लिखा भी हुआ है कि भारत अपने कानून और नीतियां बिना किसी हस्तक्षेप के स्वयं बनाता है, यानी कि हम किसी और देश के डोमिनियन नहीं है। अगला देखो, दो इंडिया इज अ मेंबर ऑफ द कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस एंड द यूनाइटेड नेशंस यूएनओ, इट्स सॉवरेनिटी इट्स नॉट अफेक्टेड। एक इस सेंटेंस के माध्यम से हमें समझना है कि भारत के अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का हिस्सा है, जैसे कि यूएन का और कॉमनवेल्थ का। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भारत उसके अधीन है। क्यों? ऐसा क्यों है? क्योंकि भारत इन संगठनों में स्वेच्छा से शामिल हुआ है, और हम जब चाहे उससे बाहर आ सकते हैं। यानी कि हमारे एक एब्सोल्यूट फ्रीडम को ये दर्शाता है कि हम यूएनओ के तो सदस्य हैं, हम कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस के तो सदस्य हैं, लेकिन यदि हम हमारा मन करेगा तो हम उसे छोड़ भी सकते हैं। तो ये हमारे फ्री विल को दिखाता है। तो इससे हमारी सॉवरेनिटी पर क्या असर पड़ता है इन यूएनओ के सदस्य होने से या कॉमनवेल्थ के सदस्य होने से? बिल्कुल नहीं पड़ता है। As a sovereign state, India can acquire foreign territory or cede a part of its one territory to another country। यानी कि देखो, इसका मतलब है कि भारत के पास अपनी सीमाओं से संबंधित निर्णय लेने की पूरी शक्ति है। मैं तुम्हें एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ कि 1974 में भारत और श्रीलंका के बीच एक आइलैंड को लेकर एग्रीमेंट हुआ था, जिसमें भारत ने एक छोटा सा द्वीप श्रीलंका को सौंप दिया था। तो ये निर्णय भारत ने खुद लिया था, किसी विदेशी दबाव में तो नहीं लिया था। इसीलिए इस सेंटेंस को तुम इस तरीके से समझ सकते हो। अगला देखो, इन शॉर्ट सॉवरेन मीन्स इंडिया इज फ्री, इंडिपेंडेंट एंड सुप्रीम इन ऑल इट्स अफेयर्स। यानी कि देखो, भारत में जो सार्वभौमिक की बात की जा रही है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो सॉवरेन की बात की जा रही है, भारत हर मामले में स्वतंत्र, स्वशासी और सर्वोच्च है। इसका सीधा सा मतलब यह है, यानी कि चाहे बात आंतरिक नीति को हो या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की हो, भारत किसी का गुलाम नहीं है, वो पूरी तरीके से स्वतंत्र है। तो इस तरीके से तुम देख सकते हैं कि भारत एक सॉवरेन स्टेट है, यानी कि यह केवल एक शब्द नहीं है, बल्कि ये हमारे एक स्वाभिमान और आजादी का एक तुम प्रतीक मान सकते हो। यानी कि सोशलिस्ट समाजवादी शब्द का अर्थ और उसके भारतीय संविधान में क्या भूमिका है। देखो, अब टॉपिक है सेक्युलर यानी कि धर्मनिरपेक्ष। तो फर्स्ट सेंटेंस देखो, सेक्युलर मीन्स इंडिया हैज नो ऑफिशियल रिलीजन एंड ट्रीट्स ऑल रिलीजन इक्वली। देखो, इसका मतलब क्या है कि भारत का कोई राज धर्म यानी कि ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, यानी कि जो गवर्नमेंट है वो सभी धर्मों को समान रूप से सम्मान देती है और संरक्षण भी देती है। इसको मैं तुम्हें एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे अगर सरकार किसी मंदिर के मरम्मत के लिए हेल्प करती है, तो वह मदद किसी मस्जिद, गुरुद्वारे या चर्च को भी दी जा सकती है। यानी राज्य का झुकाव किसी एक धर्म की तरफ नहीं होगा। तो इसका सीधा सा मतलब क्या निकलता है कि भारत में धर्म व्यक्ति का एक प्राइवेट मैटर है। राज्य किसी भी धर्म को न तो बढ़ावा देता है और न ही किसी धर्म के अगेंस्ट है।
अगला सेंटेंस देखो, द टर्म सेक्युलर वाज एडेड बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। यानी कि एक जरूरी बात यह है कि संविधान के जो प्रियम्बल है उसमें सेक्युलर शब्द शुरुआत से नहीं था। तो कब इसको ऐड किया गया, यहाँ पर लिखा हुआ है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू इसे संविधान के प्रियम्बल में जोड़ा गया। तो देखो, लेकिन एक बात ध्यान रखने योग्य यह है कि भले ही शब्द बाद में जोड़ा गया था, लेकिन भारत शुरू से ही एक धर्मनिरपेक्षता वाला व्यवहार अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कंपलसरी किए हुए था। ऐसा नहीं था कि 1976 में जो सेक्युलर शब्द जोड़ा गया उसके पहले हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सेक्युलरिज्म को बढ़ावा नहीं देता था, हमारे देश में सेक्युलरिज्म को हमारे देश में इम्प्लीमेंट नहीं करता था। लेकिन 1976 में एक वर्ड ऑफिशियली इंटर करा दिया गया प्रियम्बल में 42nd अमेंडमेंट के थ्रू। तो इस पर तो इसको थर्ड सेंटेंस के माध्यम से हम अच्छे से समझ सकते हैं कि इसमें क्या कह रहा है कि इवन बिफोर डेट इन 1974 द सुप्रीम कोर्ट सेड इंडिया वाज ऑलरेडी अ सेक्युलर स्टेट। क्योंकि देखो, सर्वोच्च न्यायालय ने 1974 में केशवानंद भारती केस एक आया था, जिसमें कोर्ट ने ये कहा था कि इंडिया वाज ऑलरेडी अ सेक्युलर स्टेट, यानी कि भारत पहले से ही धर्मनिरपेक्ष राज्य है। 1976 में देखो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू प्रियम्बल में सेक्युलर वर्ड ऐड किया, लेकिन 1974 में सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑलरेडी कहा था कि भारत कॉन्स्टिट्यूशन में इसे सेक्युलर ऑलरेडी कहा गया है, इसमें सेक्युलरिज्म की भावना है। यानी कि देखो, हमारे संविधान के जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसकी तो शुरुआत ही धर्मनिरपेक्षता से होती है। ऐसा किसने कहा था? सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। देखो, आर्टिकल 25 to 28 of the Constitution guarantee the fundamental right to freedom of religion। यानी कि देखो, अब हम बात करना है कि संवैधानिक आधार की, उस संवैधानिक आधार की जिसमें 25 से 28 तक में नागरिकों को एक फ्रीडम ऑफ रिलीजन मौलिक अधिकार के रूप में, यानी कि फंडामेंटल राइट्स के रूप में दिया गया है। तो इसको हम इस तरीके से आसान भाषा में समझो कि आर्टिकल 25 से 28 तक में जो ये कह रहा है कि धार्मिक स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार सुनिश्चित करते हैं, 25 में क्या है? आर्टिकल 25 में क्या है? धर्म मानने, पालन करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता। उसी तरीके से आर्टिकल 26 में धार्मिक संस्थाएं स्थापित और प्रतिबंधित करने की स्वतंत्रता, प्रबंधित करने की स्वतंत्रता दी गई है। आर्टिकल 27 में किसी व्यक्ति को किसी विशेष धर्म को बढ़ावा देने के लिए उसे कर नहीं देना पड़ेगा, ऐसा कहा गया है। आर्टिकल 28 में क्या कहा गया है कि धार्मिक शिक्षा देने के नियम तय करता है। तो इस तरीके से संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक में धार्मिक स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार सुनिश्चित किया गया है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारे देश को क्या प्रोवाइड कर रहा है? एक सेक्युलरिज्म की भावना को प्रोवाइड कर रहा है। इंडियन सेक्युलरिज्म इज पॉजिटिव, इट गिव्स इक्वल राइट्स, फ्रीडम एंड सपोर्ट टू ऑल रिलीजन। देखो, इसमें पॉजिटिव सेक्युलरिज्म की बात की गई है, यानी कि हमारे देश में एक पॉजिटिव सेक्युलरिज्म है। आगे हम पढ़ेंगे नेगेटिव सेक्युलरिज्म में, मैं तुम्हें इसी कॉन्टेक्स्ट में बताऊंगा कि क्या है। तो सबसे पहले देखो कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता सकारात्मक कैसे है। देखो, भारतीय धर्मनिरपेक्षता को पॉजिटिव सेक्युलरिज्म इसलिए कहा जाता है क्योंकि जैसे पश्चिम देश जैसे कि अमेरिका में धर्म जो है वो राज्य से पूरी तरह अलग है। जो रिलीजन है वो स्टेट से बिल्कुल अलग है। पश्चिम देश जैसे अमेरिका में स्टेट अलग विषय है और धर्म जो है वो अलग विषय है। चर्च अलग विषय है और धर्म चर्च का विषय है, और स्टेट बिल्कुल अलग विषय है। चर्च अलग विषय है और स्टेट अलग विषय है। कहाँ पर? पश्चिमी देश जैसे कि अमेरिका में। और चर्च क्या रिप्रेजेंट करता है? अमेरिका में धर्म को ही रिप्रेजेंट करता है। तो चर्च और स्टेट क्या है अमेरिका में? अलग अलग है। लेकिन हमारे देश में क्या है? राज्य सभी धर्मों को समान सम्मान देता है, सहयोग देता है। यानी भारत धर्म को नकारता नहीं है बल्कि सबको अपनाता है। तो ये हमारे देश की एक पॉजिटिव सेक्युलरिज्म में आता है। लेकिन अमेरिका में वही सेक्युलरिज्म तो है, लेकिन वो नेगेटिव सेक्युलरिज्म है। हमारे देश में देखो कि सरकार ईद, दीपावली, क्रिसमस सभी त्योहारों को समान रूप से छुट्टी घोषित करती है। ऐसा नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के त्योहार आएगा उसी में छुट्टी रहेगा और बाकी में छुट्टी नहीं रहेगा। तो इस तरीके से देखो कि सभी धर्मों के लिए समान सम्मान है, कोई राजधर्म नहीं है। तो यही तो एक ओरिजिनल धर्मनिरपेक्षता की भावना हमारे देश में इम्प्लीमेंट की गई है। अगला देखो,
इन शॉर्ट इंडिया इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन्स, नो स्टेट रिलीजन। तो इसी तरीके से तुम देखो कि भारत की जो धर्मनिरपेक्षता है वो इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन्स, यानी कि सभी धर्मों के लिए समान व्यवहार की गारंटी देता है, और स्टेट का कोई राजधर्म नहीं है, यानी कि सभी धर्मों के लिए सम्मान है। और ये जो हमारे देश में है ये ओरिजिनल धर्मनिरपेक्षता है, यानी कि ओरिजिनल सेकुलरिज्म को दिखाता है। ऐसा नहीं है कि केवल नाम मात्र के सेकुलरिज्म है और यहाँ पर मेजोरिटी का जो धर्म है वही इम्प्लीमेंट होगा और बाकी लोगों के धर्म को नकार दिया जाएगा। तो यहाँ क्या है, इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन है, और नो स्टेट रिलीजन। स्टेट का कोई राजधर्म नहीं है, लेकिन स्टेट सभी धर्मों को आदर और सम्मान देता है। देखो अब टॉपिक है डेमोक्रेटिक, जिसको हिंदी में कहते हैं लोकतांत्रिक, के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसे तुम्हें इस प्रियम्बल के अंदर पढ़ना है। इस चैप्टर के ये जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो इस कंटेंट के थ्रू हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट सेंटेंस देखो, द टर्म डेमोक्रेटिक इज द प्रियम्बल इज बेस्ड ऑन पॉपुलर सॉवरेंटी, मीनिंग सुप्रीम पावर लाइज विद द पीपुल। यानी कि सबसे पहले समझो कि डेमोक्रेटिक शब्द का अर्थ क्या होता है। इसका सीधा सा अर्थ होता है कि जनता की सरकार जनता द्वारा और जनता के लिए, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल एंड फॉर द पीपुल। ये किसने कहा था? ये अब्राहम लिंकन ने कहा था, जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे। तो इसके थ्रू हम क्या समझते हैं कि भारत में जो सर्वोच्च शक्ति है वह जनता के पास होती है, यानी कि हम पॉपुलर सॉवरेंटी जिसको कहते हैं, जहां जनता की शासन का ही अंतिम स्रोत कौन होती है? जनता होती है। तो पॉपुलर सॉवरेंटी का सोर्स कौन है? जनता है। जैसे कि जब जनता अपने प्रतिनिधित्व का को चुनती है, तो असल में वो अपने अधिकारों और शक्ति को उन्हें सौंप रही होती है। तो इसलिए तो कहा जाता है कि इन अ डेमोक्रेसी पीपुल आर सुप्रीम। तो ये तुम देख सकते हो किस तरीके से एक पॉपुलर सॉवरेंटी के सिद्धांत को ये प्रतिपादित करती है। और कहा गया है कि सुप्रीम पावर लाइज विद द पीपुल, यानी कि डेमोक्रेसी में जनता का अंतिम सोर्स, शक्ति का अंतिम सोर्स कौन होगा? जनता होगा, पब्लिक होगी। पब्लिक से ही सारे संस्थानों को शक्ति प्राप्त होती है। देखो अगला, डेमोक्रेसी इज ऑफ टू टाइप्स, यानी कि लोकतंत्र के दो प्रकार होते हैं। इसके बारे में अब हमें डिस्कस करना है। पहला है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, पीपुल एक्सरसाइज पावर डायरेक्टली एज इन स्विट्जरलैंड थ्रू रेफरेंडम, इनिशिएटिव, रिकॉल एंड प्लेबिसाइट। यानी कि इस व्यवस्था में क्या होता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी में, कि जो जनता है खुद शासन में भाग लेती है, यानी किसी प्रतिनिधि के माध्यम से नहीं बल्कि सीधे वो डिसीजन मेकिंग करती है। जैसे कि ये व्यवस्था कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है। और इस टाइप के व्यवस्था में इसके चार उपकरण होते हैं। पहला होता है रेफरेंडम, यानी कि जनमत संग्रह, इनिशिएटिव यानी कि पहल करना, रिकॉल यानी कि पदच्युत करना, और प्लेबिसाइट जिसको हिंदी में कहते हैं जन निर्णय। तो रेफरेंडम में क्या होता है कि जनता किसी मुद्दे पर सीधा वोट करती है। इनिशिएटिव में जनता खुद कोई प्रस्ताव रख सकती है। रिकॉल में अगर जनता चाहे तो चुने गए प्रतिनिधि को हटा सकती है। और प्लेबिसाइट में किसी विशेष क्षेत्र या विवाद पर जनता से राय ली जाती है। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी में जनता खुद सरकार का हिस्सा होती है। लेकिन इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है? पीपुल इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव्स टू गवर्न, इट इज ऑफ टू काइंड्स, पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल। तो इस व्यवस्था में जो जनता है अपने जो रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनती है, जो उनकी ओर से शासन करते हैं। जनता अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनती है जो पब्लिक की ओर से शासन करती है। यह दो प्रकार का होता है, यानी कि पार्लियामेंट्री जिसे संसदीय व्यवस्था कहते हैं, और दूसरा होती है प्रेसिडेंशियल, यानी कि जिसको राष्ट्रपति प्रणाली कहते हैं। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है, जैसे कि भारत और ब्रिटेन में है, जहाँ एग्जीक्यूटिव विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। और हमारा जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो ब्रिटेन से ही लिया गया है। और प्रेसिडेंशियल व्यवस्था में क्या होता है, जहाँ राष्ट्रपति सीधे जनता द्वारा चुना जाता है और स्वतंत्र रूप से काम करता है। देखो, इंडिया फॉलोज अ रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी वेयर द एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। तो तुम्हें पता है कि हमारे देश में पार्लियामेंट्री सिस्टम को अप्लाई किया गया है, जो ब्रिटेन से लिया गया है। यानी कि भारत एक रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, जिसका अर्थ क्या है कि जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है, और वही जनता में वही संसद में जाकर शासन का संचालन करते हैं हमारे ही रिप्रेजेंटेटिव्स।
यानी कि हमारे यहाँ जो एग्जीक्यूटिव है, जो कार्यपालिका है, वो विधायिका यानी कि लेजिस्लेचर के प्रति रिस्पॉन्सिबल होती है, लेजिस्लेचर के प्रति काउंटेबल होता है। कौन? हमारे देश की कार्यपालिका जो एग्जीक्यूटिव है। तो यही कारण है कि भारत को कहा गया है वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। हमारा देश क्या है? वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। तो फीचर्स क्या है हमारे देश के डेमोक्रेटिक व्यवस्था का? यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी पर आधारित है, यानी कि सार्वभौम व्यक्ति मताधिकार पर हमारा डेमोक्रेसी आधारित है, यानी कि हर 18 वर्ष से ऊपर का नागरिक वोट दे सकता है। पीरियोडिक इलेक्शंस, यानी कि यहाँ 5 साल में चुनाव होते हैं, हर 5 साल में, ताकि जनता अपने पसंद की सरकार चुन सके। रूल ऑफ लॉ है, यानी कि कानून का शासन है, सब लोग कानून की नजर में बराबर है, चाहे वो आम पब्लिक हो या प्रधानमंत्री हो। इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, यानी कि हमारे देश में स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है, यानी कि जो न्यायपालिका है वो सरकार से पूरी तरह स्वतंत्र है। और न्यायपालिका क्या है? नागरिकों के अधिकारों की वो रक्षक है। यहाँ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, नो डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि धर्म, जाति, लिंग, भाषा या क्षेत्र के आधार पर आप किसी के साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं। आगे देखो, द टर्म डेमोक्रेटिक इंक्लूड्स पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, यानी कि जो डेमोक्रेसी शब्द का अर्थ केवल राजनीतिक लोकतंत्र यानी कि जिसको पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कहते हैं वहां तक सीमित नहीं है, बल्कि ये सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को भी अपने अंदर समाहित करता है। इसका मतलब क्या है कि हर व्यक्ति को समान अवसर मिलेगा, समान सम्मान मिलेगा, सम्मान की उसकी गारंटी रहेगी, जीवन की गरिमा उसमें निहित होगी। तो यही तो असली लोकतंत्र को आइडेंटिफाई करता है। आगे देखना है हमें कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर क्या कह रहे हैं इस डेमोक्रेटिक प्रणाली को लेकर। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कैन नॉट लास्ट अनलेस इट रेस्ट्स ऑन सोशल डेमोक्रेसी बेस्ड ऑन लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। तो भीमराव अम्बेडकर जी का ये दृष्टिकोण है कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी जो है, यानी कि जो राजनीतिक लोकतंत्र है, तब तक स्थायी नहीं हो सकता है जब तक समाज में स्वतंत्रता, समानता, बंधुता का संतुलन न हो। यानी कि अगर समाज में भेदभाव, असमानता और अन्याय रहेगा तो केवल वोट देने का अधिकार लोकतंत्र को मजबूत नहीं बना सकता है। आगे देखो, सुप्रीम कोर्ट 1997 में क्या ऑब्जर्व सुप्रीम कोर्ट ने किया था कि द कॉन्स्टिट्यूशन एम्स टू स्टेब्लिश एन इगैलिटेरियन सोशल ऑर्डर इंश्योरिंग सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस इन द रिपब्लिक ऑफ भारत। यानी कि सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि हमारे संविधान का जो उद्देश्य है, एक ऐसे समाज की स्थापना करना है जहां हर नागरिक को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिल सके। तो यही लोकतंत्र की एक तरीके से असली सोल है, असली आत्मा है। यानी कि हम इन शॉर्ट में कह सकते हैं कि लोकतंत्र का मतलब सिर्फ चुनाव नहीं है, ये एक वे ऑफ लाइफ है, एक जीवन प्रणाली है जहाँ जनता सर्वोच्च होती है और सबको समान अवसर मिलता है। देखो, अब टॉपिक है रिपब्लिक यानी कि गणतंत्र। देखो, हमारे संविधान की प्रस्तावना में ये रिपब्लिक वर्ड को भी लिखा गया है। तो चलो रिपब्लिक का असली मतलब जानेंगे और भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है इसके बारे में हम इस कंटेंट के माध्यम से समझेंगे। फर्स्ट सेंटेंस देखो, द टर्म रिपब्लिक मीन्स दैट इंडिया हैज एन इलेक्टेड हेड ऑफ स्टेट, नॉट अ हेरिडिटरी रूल। यानी कि देखो कि गणतंत्र का बहुत सीधा सा मतलब है कि भारत में कोई राजा या रानी जन्म से शासक नहीं बनता है। यानी कि यहाँ जो भी हेड ऑफ स्टेट होता है वो जनता द्वारा चुना जाता है, यानी कि एक निर्वाचित व्यक्ति ही हेड ऑफ स्टेट बनता है। एग्जाम्पल के थ्रू हमारे देश का राष्ट्रपति को देख लो कि हमारे देश में राष्ट्रपति का चुनाव होता है, यानी उसकी पदवी जो है विरासत में उसे नहीं मिलती है। तो यही चीज भारत को एक गणतंत्र बनाता है। सेकंड देखो, अ डेमोक्रेटिक पॉलिटी इज ऑफ टू टाइप्स, मोनार्की एंड रिपब्लिक। यानी कि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में दो प्रकार की होती है, एक होता है राजतंत्र और दूसरा है गणतंत्र। तो देखो, मोनार्की यानी कि राजतंत्र में क्या होता है कि वहाँ शासन राजा या रानी के हाथों में होता है, और रिपब्लिक यानी कि गणतंत्र में क्या होता है जहाँ जनता अपने शासक को चुनती है। अगला सेंटेंस देखो, इन अ मोनार्की द हेड ऑफ द स्टेट, किंग और क्वीन होल्ड्स द पोजीशन बाय बर्थ। एग्जाम्पल ब्रिटेन। यानी कि राजतंत्र में जो राज्य का प्रमुख होता है, यानी कि जो राजा या रानी होता है, वो वंशानुगत रूप से पद पर आता है, जैसे कि ब्रिटेन में। जैसे कि ब्रिटेन, अगर तुम इंग्लैंड या ब्रिटेन को देखोगे तो वहाँ राजा या रानी जन्म से ही राज्य प्रमुख बनते हैं। मतलब अगर राजा का बेटा है तो वही अगला राजा बनेगा। जैसे जनता को इसमें कोई भूमिका इसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से होती ही नहीं है। तो इसीलिए वहां पर इसी को इसीलिए राजतंत्र व्यवस्था कहते हैं।
और रिपब्लिक व्यवस्था किसे कहते हैं? इन अ रिपब्लिक द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर अ फिक्स्ड टर्म। एग्जाम्पल यूएसए। यानी कि अब गणतंत्र में स्थिति पूरी तरह से उलट है राजतंत्र के, या क्योंकि यहाँ जो जनता है अपने नेता को इलेक्ट करती है और वह नेता निश्चित समय तक पद पर रहता है, फिर अगर उसकी अवधि पूरी हो गई तो फिर से नया चुनाव होता है। तो यही चीज रिपब्लिक को मोनार्की से अलग बनाती है। जैसे कि अगर तुम अमेरिका में राष्ट्रपति जनता द्वारा चुना जाता है अमेरिका में, और उसका कार्यकाल 4 साल का होता है, उसके बाद फिर से चुनाव होगा, तो इसी को क्या कहते हैं? रिपब्लिक। भारत में क्या स्थिति है उसको देखो। हेंस इन इंडिया द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड इनडायरेक्टली फॉर 5 years, शोइंग दैट इंडिया इज रिपब्लिक। तो हमारा भी देश रिपब्लिक को ही रिप्रेजेंट करता है। यानी कि भारत में राष्ट्रपति को जनता सीधे तो नहीं चुनती है, बल्कि एमपी जो सांसद होते हैं और विधानसभा एमएलए जो सदस्य, जिसको एमएलए भी कहते हैं, मिलकर चुनाव करते हैं। तो इस अप्रत्यक्ष चुनाव के थ्रू हमारे देश में राष्ट्रपति को चुना जाता है। और हमारे देश में राष्ट्रपति 5 साल का, तुमको पता है कि उनका टर्न होता है। इससे क्या सिद्ध होता है कि भारत एक गणतंत्र देश है, जहाँ कोई पद जन्म से नहीं मिलता है, बल्कि योग्यता और चुनाव के जरिए मिलता है। देखो, द वर्ड रिपब्लिक ऑल्सो सिग्निफाइज सॉवरेंटी रेस्ट विद द पीपुल, नॉट विद द मोनार्क। यानी कि गणतंत्र जो है वो बहुत कुछ दर्शाता है। पहला क्या चीज है कि जो सर्वोच्च सत्ता है वो जनता में निहित होगी, यानी कि जनता ही असली मालिक है। जैसे सरकार, राष्ट्रपति, संसद सब जनता की शक्ति से चलते हैं। और नो प्रिविलेज्ड क्लास, ऑल सिटीजन्स कैन होल्ड पब्लिक ऑफिसेस विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। और भारत में कोई ऐसा वर्ग नहीं जो जन्म से शासक कहलाएगा। यानी कि हर सिटीजन, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, सब सरकारी पदों के लिए वो एप्लीकेशन दे सकता है। तो यही तो असली समानता है ना, यही तो इक्वालिटी की भावना है। तो इन शॉर्ट तुम क्या कह सकते हो कि रिपब्लिक शब्द हमें ये याद दिलाता है कि भारत में जो शासन है वो जनता का, जनता द्वारा, जनता के लिए, उस इस भावना को इम्प्लीमेंट करता है। यानी कि कोई राजा नहीं, बल्कि जनता ही सबसे ऊपर है। तो अब हम समझने जा रहे हैं कि संविधान की प्रस्तावना में जो लिखा हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड, जस्टिस यानी कि न्याय। तो देखो, जस्टिस जो है वह सिर्फ अदालतों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हमारे जीवन के हर पहलू में मौजूद है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के रूप में। तो इसको अब हम इस कंटेंट के माध्यम से गहराई से समझेंगे। सबसे पहले सेंटेंस देखो, फर्स्ट, द टर्म जस्टिस इन द प्रीएम्बल इंक्लूड्स सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस इंश्योर्ड थ्रू फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को क्या कहते हैं? डीपीएसपीएस। मतलब देखो, जब हमारे संविधान निर्माता जस्टिस की बात करते हैं तो उनका मतलब सिर्फ लीगल जस्टिस से नहीं है, बल्कि उनका समाज के हर व्यक्ति को बराबरी का, अवसर का और सम्मान देने का, उस असली न्याय की उनकी इंटेंशन होता है कि सबको बराबरी मिले, सबको अवसर में समानता मिले, सम्मान मिले। वो केवल कानूनी न्याय की बात नहीं कर रहे हैं, वो समाज में ये ओरिजिनल रूप में बराबरी इम्प्लीमेंट हो, इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो ये न्याय 3 रूपों में हमारे लिए बांटा गया है, जैसे कि सोशल जस्टिस है, इकोनॉमिक जस्टिस है, राज पॉलिटिकल जस्टिस है। और इन तीनों को लागू करने का काम किसका होता है? एक तो फंडामेंटल राइट के थ्रू ये इम्प्लीमेंट होता है, और दूसरा राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्यों पर यह मॉरल ड्यूटी इम्प्लीमेंट करता है कि वो इसको इम्प्लीमेंट करे। किसको? सामाजिक न्याय को, आर्थिक न्याय को, राजनीतिक न्याय को। तो सबसे पहले हमें समझना है इसके थ्रू सोशल जस्टिस को, जिसको सामाजिक न्याय भी कहते हैं। देखो, इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल सिटीजन्स विदाउट डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ caste, color, religion, sex और race aims at upliftment of weaker sections, STs, SCs, STs, OBCs, women। यानी कि सामाजिक न्याय का सीधा सा मतलब है कि हर व्यक्ति को समाज में बराबरी का दर्जा और सम्मान मिलना चाहिए। यहाँ किसी को उसके जाति, धर्म, रंग, लिंग या नस्ल के कारण नीचा नहीं समझना चाहिए। उदाहरण के तौर पर अगर तुम देख लो कि जो रिजर्वेशन पॉलिसी है वह सामाजिक न्याय का ही रूप है, जो अनुसूचित जाति, जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग या महिलाओं के उत्थान के लिए बनाया गया है। तो उद्देश्य यही है कि किसी की पहचान उसका कमजोरी ना बन जाए।
बल्कि हर व्यक्ति को समाज में बराबर का अवसर मिले। देखो अगला इकोनॉमिक जस्टिस के बारे में हम इसके अंतर्गत पढ़ना है कि इंश्योर्स नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन इकोनॉमिक बेसिस एंड सीक्स रिड्यूशन ऑफ इनइक्वालिटीज इन वेल्थ, इनकम एंड प्रॉपर्टी। तो तो अब बात करते हैं कि आर्थिक न्याय की। तो इसका सीधा सा मतलब है कि किसी को पैसे या गरीबी के कारण पीछे ना छोड़ा जाए, यानी कि हर व्यक्ति को अपने जीवन यापन का उचित अवसर मिलना चाहिए। किसी के पास बहुत ज्यादा या बहुत किसी के पास कुछ भी ना हो, ऐसी स्थिति को कम किया जाना चाहिए। ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए कि एक आदमी के पास सब कुछ है और दूसरे आदमी के पास कुछ भी नहीं है। तो इस स्थिति को कम करने के लिए क्या उपाय किया जाता है? तो एग्जाम्पल के रूप में देखो कि सरकार की गरीबी उन्मूलन जो योजनाएं हैं, जो जिसको पॉवर्टी रेडिकेशन स्कीम कहते हैं, जैसे कि रोजगार गारंटी योजना के तहत जो मनरेगा है, फ्री एजुकेशन पॉलिसी जो है, हेल्थ केयर की जो सुविधा है जो फ्री में सरकार द्वारा दी जाती है, ये सब आर्थिक न्याय को ही तो इम्प्लीमेंट करती है। यानी कि तुम सीधे से शब्द में इसको समझो कि कोई भूखा ना रहे, कोई बिना काम के ना बैठे, यही है आर्थिक न्याय। और इसको मोरल ड्यूटी के रूप में इम्प्लीमेंट कौन करता है? राज्य का नीति निर्देशक तत्व ये राज्य पर ये मॉरल ड्यूटी देता है कि इस चीज को, इकोनॉमिक जस्टिस को इम्प्लीमेंट करे। देखो कॉम्बिनेशन ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस इज इक्वल टू डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। तो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस क्या है, यानी कि जो वितरणात्मक न्याय है वो क्या है? जब हम सामाजिक और आर्थिक दोनों न्याय को एक साथ मिलाते हैं तो उसे ही कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। इसका मतलब सीधा सा ये है कि समाज का जो रिसोर्स है, यानी कि समाज का जो संसाधन है, जैसे धन, शिक्षा, अवसर, नौकरी, इसका वितरण समान रूप से होना चाहिए ताकि हर वर्ग को उसका उचित हिस्सा मिल जाए। तो इसे ही कहते हैं कि न्याय का सही बंटवारा जो इम्प्लीमेंट करता है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस को। आगे देखो पॉलिटिकल जस्टिस के बारे में हम इसके अंतर्गत बढ़ना है कि इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, इक्वल एक्सेस टू पॉलिटिकल ऑफिसेज एंड इक्वल वॉइस इन गवर्नमेंट। यानी कि राजनीतिक न्याय का सीधा सा मतलब है कि हर नागरिक को राजनीति में भाग लेने का बराबरी का अवसर मिलेगा, यानी कि सभी को वोटिंग का अधिकार मिलना चाहिए। कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, चाहे वह अमीर हो, गरीब हो, किसी भी जाति धर्म से आता हो, और हर नागरिक की आवाज सरकार तक पहुंचना चाहिए। तो इसी को कहते हैं राजनीतिक न्याय, यानी कि पॉलिटिकल जस्टिस। एग्जाम्पल के थ्रू थ्रू तुम एग्जाम्पल के रूप में तुम ये देख सकते हो कि भारत में जो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी है, जिसको हिंदी में सार्वभौमिक वैश्विक कहते हैं, यानी 18 साल से ऊपर हर व्यक्ति को वोट देने का हक है। तो और ये हर किसी को है, जो भी 18 क्रॉस कर रहा है, चाहे वो अमीर हो गरीब हो, उसको ऑटोमेटिक ये अधिकार मिल जाता है कि वो अपना सरकार चुनने के लिए वोट कर सकता है अपने पसंदीदा कैंडिडेट को लिए। तो यही राजनीतिक न्याय का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। तो इस चीज को, इस व्यवस्था को, इसका प्रेरणा कहाँ से लिया गया था कि हमारे देश में ये इम्प्लीमेंट होना चाहिए सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस। ये इम्प्लीमेंट हमारे देश में हुआ था रशियन रिवॉल्यूशन 1917 से प्रेरणा लेकर, यानी कि यह विचार कहीं से तो आया ही होगा। तो जिसकी जो प्रेरणा है वो 1917 की रूसी क्रांति से मिला था। यानी कि उस समय रूस में जनता में जो सामंती और आर्थिक असमानता के खिलाफ आवाज उठाई गई थी, जनता के द्वारा सामंत सामंत व्यवस्था और आर्थिक असमानता उस समय रूस में घर कर गया था, और उसी के अगेंस्ट जनता ने जो आवाज उठाई थी। तो ऐसे ही समाज की मांग की जहां पर सभी को बराबर अवसर मिलना चाहिए, वहां की जनता ने। तो हमारे संविधान निर्माताओं ने भी रूस की इसी क्रांति से सीखा कि समाज में यदि समानता का अवसर नहीं होगा तो असली लोकतंत्र कभी सफल नहीं हो सकता है। तो इस तरीके से तुम देखो कि जस्टिस यानी न्याय जो है वो हमारे संविधान की आत्मा है। तो ये यही हमें सिखाता है कि समाज तभी आगे बढ़ेगा जब हर व्यक्ति को समान अवसर मिलेगा, सम्मान मिलेगा, अधिकार मिलेगा। तो यही कारण है कि भारत की प्रस्तावना में लिखा हुआ है जस्टिस। कौन सी जस्टिस? सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, यानी कि हर क्षेत्र में सबके लिए बराबर की न्याय सुनिश्चित की गई है। अब हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान के प्रियम्बल में दिया गया एक और महत्वपूर्ण शब्द लिबर्टी के बारे में, यानी स्वतंत्रता के बारे में। देखो स्वतंत्रता सिर्फ आजादी नहीं बल्कि यह व्यक्ति को अपने विचारों और व्यक्तित्व को खुलकर व्यक्त करने का अधिकार देता है। तो चलो हम समझते हैं लिबर्टी का क्या मतलब है, इसकी क्या सीमाएं हैं और ये लोकतंत्र के क्यों जरूरी है। फर्स्ट सेंटेंस देखो, द टर्म लिबर्टी मीन्स फ्रीडम फ्रॉम एक्सटर्नल कंट्रोल एंड अपॉर्चुनिटी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ वंस पर्सनैलिटी। यानी कि देखो लिबर्टी यानी स्वतंत्रता का सीधा मतलब केवल किसी चीज से मुक्त होना नहीं है,
बल्कि इसका असली अर्थ है कि अपनी सोच, अपने व्यक्तित्व और अपनी विचारों को विकसित करने की आज़ादी होना। एग्जाम्पल के रूप में अगर आप अपने विचार खुलकर व्यक्त कर सकते हो, या धर्म को मान सकते हो, या आप अपनी पसंद की जीवन शैली चुन सकते हो, यही तो असली स्वतंत्रता है। यानी कि इसका मतलब ही कोई बाहरी ताकत या सत्ता आपको अपनी सोच या विश्वास से रोक नहीं सकती है। तो हम क्या कह सकते हैं कि फ्रीडम फ्रॉम एक्सटर्नल कंट्रोल प्लस फ्रीडम फॉर सेल्फ डेवलपमेंट, इसी चीज को कहते हैं लिबर्टी। सेकंड सेंटेंस देखो, द प्रियम्बल गारंटीज लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप टू ऑल सिटीजन्स सिक्योर्ड थ्रू फंडामेंटल राइट्स विच आर इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट्स। यानी कि देखो, अब सवाल उठता है कि भारत में किन किन चीजों की स्वतंत्रता दी गई है। तो भारत का जो प्रियम्बल है वो 5 तरह की स्वतंत्रता देता है। कौन? लिबर्टी ऑफ थॉट्स यानी कि विचार की स्वतंत्रता, एक्सप्रेशन यानी कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बिलीफ यानी कि विश्वास की स्वतंत्रता, फेथ यानी कि आस्था की स्वतंत्रता, और वर्शिप यानी कि उपासना की स्वतंत्रता। तो इन सभी स्वतंत्रताओं की रक्षा के लिए जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है, जो अनुच्छेद 1928 तक में वर्णित किया गया है, इसकी इन स्वतंत्रता की रक्षा के लिए है। अगर अगर कोई आपकी स्वतंत्रता का उल्लंघन करे तो आप सीधे कोर्ट जा सकते हैं, क्योंकि ये अधिकार न्यायालय द्वारा लागू किए जा सकते हैं। यानी इसीलिए तो यहाँ लिखा हुआ है कि विच आर इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट्स, यानी कि भारत में जो स्वतंत्रता है वह सिर्फ कागज पर लिखी बात नहीं है, बल्कि एक कानूनी अधिकार है जिसे आप कोर्ट में जाकर बचा सकते हैं। अगला देखो, लिबर्टी इज इसेंशियल फॉर डेमोक्रेसी बट इट इज नॉट एब्सोल्यूट, इट मस्ट बी इंजॉयड विद इन कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स। यानी कि इस सेंटेंस के माध्यम से क्या हम जानते हैं कि लोकतंत्र तभी चलता है जब लोगों के पास बोलने, सोचने और चुनने की स्वतंत्रता हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई बिना सीमा के अपने मर्जी चलाने लगे। ऐसे में तो समाज में अराजकता का माहौल हो जाएगा। इसलिए जो हमारी स्वतंत्रता है वो कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स के अंदर रखा गया है। एग्जाम्पल के रूप में आपको बोलने की तो आज़ादी है, लेकिन आप किसी धर्म, जाति या व्यक्ति के खिलाफ नफरत फैलाने वाली बात, यानी कि जिसको हेट स्पीच कहते हैं, उसको नहीं कह सकते हो। यानी कि जो फ्रीडम है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आती है। बिना रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई फ्रीडम कॉन्स्टिट्यूशन नहीं देता है। फ्रीडम प्लस रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगला देखो, दस लिबर्टी मीन्स फ्रीडम विद डिसिप्लिन नॉट लाइसेंस टू डू एनीथिंग। इसी बात को हमने समझा कि जो फ्रीडम है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपने साथ लिए हुए है। ऐसा नहीं है कि फ्रीडम और रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग अलग है। स्वतंत्रता का अर्थ अनुशासन के साथ स्वतंत्रता है, न कि चाहे मनमानी करने का अधिकार दे दिया गया है, छूट दे दिया गया है कुछ भी बोलने का। तो यह एक तरीके से इस लाइन को थ्रू तुम अच्छे से समझ सकते हो कि लिबर्टी डज नॉट मीन लाइसेंस। मतलब स्वतंत्रता का अर्थ यह नहीं है कि जो मन में आए वो कर डालो, बल्कि अपनी आजादी का उपयोग अनुशासन और मर्यादा के साथ करना है, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। यानी कि तुम एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझ सकते हो कि सड़क पर चलने की स्वतंत्रता है हर नागरिक को, तो ट्रैफिक का नियम तोड़कर तो वो नहीं चल सकता है। ट्रैफिक का नियम फॉलो करके ही उसे स्वतंत्रता मिली है कि वो सड़क पर चल सकता है। यानी कि जो स्वतंत्रता है वो सीमाओं के साथ सुरक्षित है। जो फ्रीडम क्या है? फ्रीडम विद डिसिप्लिन, नॉट मिसयूज ऑफ फ्रीडम। देखो अगला सेंटेंस, द आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी इन द प्रियम्बल आर इंस्पायर्ड बाय द फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1989 1999। यानी कि हमारे संविधान निर्माताओं को जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के विचार कहाँ से मिले हैं? तो इसका सीधा सा उत्तर क्या है? ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन से मिला है। तो हम जो स्वतंत्रता के बारे में इस कंटेंट में पढ़ रहे हैं, जिस लिबर्टी की हम चर्चा कर रहे हैं, इसका आदर्श भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने फ्रेंच रिवॉल्यूशन यानी कि फ्रांस की क्रांति से ही लिया है। 1789 1799 जिसका दौर था। तो उस समय फ्रांस की क्या स्थिति थी? उस समय फ्रांस के लोग राजा के अत्याचार और असमानता के खिलाफ उठ खड़े हुए थे। तो उन्होंने 3 आदर्श दिया था, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। तो उनके 3 आदर्शों में हम इस आदर्श की चर्चा कर रहे हैं जिसको लिबर्टी कहा जाता है। तो तो इन्हीं आदर्शों को हमारे संविधान में भी अपनाया गया है, क्योंकि भारत भी एक ऐसा देश बनाना चाहता था जहाँ हर व्यक्ति को सोचने, बोलने और जीने की आज़ादी मिले।
तो जिस कंटेंट को हमने पढ़ा उसके थ्रू क्या कंक्लूजन निकलता है कि लिबर्टी केवल बोलने की आज़ादी नहीं है, बल्कि इंसान को अपने विचार, विश्वास, जीवन शैली की एक स्वतंत्रता देती है। तो स्वतंत्रता तभी खूबसूरत होती है जब उसमें अनुशासन हो, यानी कि सच्ची लिबर्टी क्या है? फ्रीडम विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये कंटेंट हमने देखा इस तरीके से। अब हमें पढ़ना है इक्वालिटी यानी समानता के बारे में, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में ये भी एक इंपॉर्टेंट वर्ड दिया गया है। फर्स्ट सेंटेंस देखो, द टर्म इक्वालिटी मीन्स दैट ऑल सिटीजन्स आर ट्रीटेड इक्वली विदाउट डिस्क्रिमिनेशन एंड हैव इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू डेवलप। यानी कि देखो, अ, जब हम इक्वालिटी कहते हैं तो इसका सीधा सा मतलब होता है कि हर नागरिक कानून की नज़र में बराबर है। किसी को उसके धर्म, जाति, लिंग, भाषा या रंग के आधार पर कम या ज्यादा नहीं आंका जा सकता है। यानी कि समानता केवल कानून में ही नहीं है बल्कि अवसरों में भी जरूरी है। यानी हर व्यक्ति को जीवन में आगे बढ़ने, शिक्षा पाने, नौकरी करने और अपने सपनों को पूरा करने का बराबर बराबर अवसर मिलना चाहिए। तो देखो, the preamble guarantees equality of status and opportunity, which includes civic, political and economic equality। यानी कि हमारे संविधान का जो प्रियम्बल है उसमें साफ लिखा हुआ है कि इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। इसका मतलब क्या है कि हर व्यक्ति को समाज में बराबर की स्थिति मिले, कोई ऊंच हो, नीच, ऊंच नीच का कोई भेद ही ना हो और बराबर के अवसर मिले। तो यह समानता 3 रूपों में दिखाई जाती है जिसको हमें आगे डिस्कस करना है। पहला क्या है? सिविल इक्वालिटी। सेकंड हमें डिस्कस करना है पॉलिटिकल इक्वालिटी के बारे में और थर्ड हमें डिस्कस करना है इकोनॉमिक इक्वालिटी के बारे में। तो सबसे पहले देखो, सिविल इक्वालिटी इंश्योर्ड थ्रू फंडामेंटल राइट्स, यानी कि मौलिक अधिकारों द्वारा इसे सुनिश्चित किया गया है। सिविक इक्वालिटी के अंतर्गत फर्स्ट इक्वालिटी है इक्वालिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 14। देखो, सबसे पहले हम समझते हैं कि नागरिक समानता का मतलब क्या है, यानी कि सिविक इक्वालिटी का क्या मतलब है कि हर व्यक्ति को कानून और समाज में समान दर्जा मिले। इसे हमारे फंडामेंटल राइट्स के जरिए भी सुनिश्चित किया गया है, इन शॉर्ट थ्रू फंडामेंटल राइट्स। तो इसी के तहत ये सभी आर्टिकल्स है जिसको हमें चर्चा करना है। देखो, इक्वालिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 14, यानी कि इसका मतलब है कि कानून के समक्ष समानता। यानी कि अगर प्रधानमंत्री और एक आम आदमी दोनों कोई गलती करते हैं तो कानून दोनों को समान रूप से देखेगा। ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री को छूट है और आम पब्लिक के लिए अलग से व्यवस्था कर दी गई है कानून में सजा पाने के लिए। देखो, सेकंड, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, आर्टिकल 15, यानी कि धर्म, जाति, लिंग, नस्ल या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव निषिद्ध। जैसे कि मान लो कोई स्कूल, कॉलेज या दफ्तर में किसी को सिर्फ उसकी जाति या धर्म को देखकर उसको मना नहीं किया जा सकता एंट्री लेने से। इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, आर्टिकल 16, यानी कि सरकारी नौकरियों में समान अवसर। देखो, भर्ती प्रक्रिया में किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, आर्टिकल 17, अस्पृश्यता का उन्मूलन। यानी कि देखो, ये एक ऐतिहासिक कदम था जो सामाजिक समानता की दिशा में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाया था। अबोलिशन ऑफ टचेबिलिटी, आर्टिकल 17 के जरिए। देखो, अबोलिशन ऑफ टाइटल्स, आर्टिकल 18, यानी कि उपाधियों का उन्मूलन। इसका मतलब क्या है? किसी को सर, राजा, महाराजा जैसी उपाधियां नहीं दी जाएगी, ताकि सभी को बराबरी का दर्जा मिले, सभी लोग इस देश में बराबरी के अधिकार का अनुभव करे। ऐसा नहीं है कि किसी को सर की उपाधि दे दी गई है, किसी को राजा की उपाधि दे दी गई है, किसी को महाराजा की उपाधि दे दी गई है, जैसे अंग्रेज लोग दिया करते थे। देखो, पॉलिटिकल इक्वालिटी के बारे में अब हमें जानना है। अ, देखो, आर्टिकल 322 में क्या कहा गया है कि कोई व्यक्ति धर्म, जाति, लिंग या नस्ल के कारण मतदाता सूची से वंचित नहीं किया जा सकता है। यानी हर व्यक्ति नागरिक को वोट डालने का अधिकार है। तो यही तो राजनीतिक समानता है, इसी को तो पॉलिटिकल इक्वालिटी कहा जाता है। देखो, आर्टिकल 325, यानी कि नो पर्सन शैल बी इनएलिजिबल फॉर इलेक्टोरल रोल्स ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट ऑन और सेक्स, जिसके बारे में हमने चर्चा किया कि आर्टिकल 325 के अंतर्गत
कोई भी व्यक्ति को धर्म, जाति, लिंग या नस्ल के आधार पर मतदाता सूची यानी कि वोटर लिस्ट से उसको वंचित नहीं किया जाएगा वोट डालने का। ऐसा क्या मतलब है? कि हर व्यक्ति नागरिक को वोट डालने का अधिकार है। उसी तरीके से आर्टिकल 326 के अनुसार क्या कहा गया है कि इलेक्शंस टू लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज, यानी कि आर्टिकल 26 के अनुसार 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी भारतीय नागरिक को चुनाव में वोट देने का अधिकार है, चाहे वो अमीर हो या गरीब। तो इसको हम किस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जो राजनीतिक समानता है वो यह इंश्योर करता है कि हर व्यक्ति की जो एक वोट की कीमत है वो बराबर है। कोई अमीर हो या कोई शक्तिशाली व्यक्ति हो, उसका वोट ज़्यादा काउंट होगा, और कोई गरीब और शक्तिशाली व्यक्ति नहीं है उसका वोट वोट कम काउंट होगा, ऐसा नहीं है। सभी का वोट का मूल्य एक ही है। आगे हमें देखना है इकोनॉमिक इक्वालिटी के बारे में, जिसको हिंदी में कहते हैं आर्थिक समानता। तो देखो, सबसे पहले तो इस बात को समझो कि द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व आर्टिकल 39 के जरिए डायरेक्ट द स्टेट टू इंश्योर इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क एंड इक्वल राइट टू लिवलीहुड फॉर मेन एंड वोमेन। तो जो राज्य यह सुनिश्चित करता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के जरिए कि कि पुरुष और महिला दोनों को समान काम के लिए समान वेतन मिलेगा, यानी कि सभी को आजीविका का समान अधिकार होगा। तो इस सेंटेंस को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि आर्थिक समानता का मतलब है कि समाज में कोई इतना अमीर ना हो कि सब पर शासन करे, और कोई इतना गरीब भी ना हो कि उसकी कुछ चले ही ना, वो जी ही ना सके। राज्य को ऐसी नीतियाँ बनानी चाहिए कि जिससे आय और संपत्ति की जो असमानता है, जो इनइक्वालिटी है, वो घटे और हर व्यक्ति को सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अवसर मिले। तो ये जो इकोनॉमिक इक्वालिटी है, इसको ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अंतर्गत भी आता है, आर्टिकल 39 के अंतर्गत। यानी कि राज्य का नीति निर्देशक तत्व हर स्टेट को ये मोरल ड्यूटी देता है कि वो आर्थिक समानता की भावना को इम्प्लीमेंट करे। आगे देखो, 10 इक्वालिटी इंश्योर्स नो डिस्क्रिमिनेशन एंड इक्वल एक्सेस टू अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन्स। यानी कि जो इक्वालिटी हमारे संविधान की जो आत्मा है, उसका उद्देश्य क्या है, समानता का उद्देश्य क्या है कि इस प्रकार की समानता का जो उद्देश्य है वो भेदभाव का अंत करना है और सभी के लिए समान अवसरों की गारंटी को उपलब्ध कराना है। तो इसके द्वारा हम क्या समझते हैं कि इक्वालिटी हमारे संविधान की आत्मा है। अगर समानता ही ना हो तो लोकतंत्र अधूरा है। यानी कि समानता का सीधा मतलब क्या है कि हर नागरिक के लिए बराबरी का हक हो, बराबर सम्मान और बराबर अवसर की सबको प्राप्ति हो। तो यही लोकतंत्र की हमारी सबसे बड़ी ताकत है। देखो, अब हमें पढ़ना है फ्रैटर्निटी यानी कि ब्रदरहुड, हिंदी में कहते हैं भाईचारा। तो इसके बारे में हम इस कॉन्टेंट के माध्यम से समझेंगे। तो ये विचार भी हमारे प्रियम्बल में लिया गया है, ये वर्ड भी हमारे प्रियम्बल में सम्मिलित है। फर्स्ट सेंटेंस देखो, फ्रैटर्निटी मीन्स अ सेंस ऑफ ब्रदरहुड एंड यूनिटी अमंग ऑल इंडियंस। यानी कि जो फ्रैटर्निटी का अर्थ क्या है कि भारत के सभी नागरिकों में भाईचारा और एकता की भावना निहित हो। यानी कि जो फ्रैटर्निटी है, यानी कि जो भाईचारा है, हर भारतीय को यह महसूस कराता है कि हम सभी एक ही परिवार के सदस्य हैं, कोई अलग अलग नहीं है। यही भावना तो हमें एक दूसरे से जोड़ती है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, जाति, भाषा या प्रदेश से क्यों ना हो। तो देखो, संविधान कहता है कि भारत केवल एक राजनीतिक राष्ट्र नहीं है, बल्कि एक भावात्मक रूप से जुड़ा हुआ एक फैमिली की भांति एक परिवार ही है। तो जब देश के लोग एक दूसरे का दुख दर्द बांटते हैं, तो एक दूसरे का सम्मान करते हैं, तो वही असली फ्रेटर्निटी है। अगला देखो, सेंटेंस क्या कह रहा है, इट इज प्रमोटेड थ्रू सिंगल सिटीजनशिप। यानी कि इसे एकल नागरिकता के माध्यम से बढ़ावा दिया जाता है। इसका मतलब क्या है कि भारत में केवल, जैसा कि तुमको पता है कि एक ही नागरिकता है जिसे भारतीय नागरिकता कहते हैं। यानी कि इसका मतलब है कि चाहे आप बिहार से हो, केरल से हो, पंजाब से हो या तमिलनाडु से हो, सबकी एक ही पहचान है। और वो पहचान क्या है? इंडियन सिटीजनशिप। यानी कि सिंगल सिटीजनशिप हमें एक सूत्र में बांधती है और भाईचारे की भावना को मजबूत करती है। अगला सेंटेंस देखो, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 51A, एवरी सिटीजन मस्ट प्रमोट हार्मनी एंड ब्रदरहुड बियॉन्ड रिलीजियस, लिंग्विस्टिक, रीजनल और सेक्शनल डिफरेंसेज। यानी कि आर्टिकल 51A जो मौलिक कर्तव्यों के बारे में जहाँ डिस्कस किया गया है, जिसको फंडामेंटल ड्यूटीज इंग्लिश में कहते हैं,
ये वह क्या कहता है कि हर भारतीय नागरिक का नैतिक और संवैधानिक कर्तव्य होगा कि वह समाज में धर्म, भाषा, क्षेत्र, वर्ग, जाति के भेदभाव को खत्म करे और सभी के बीच सद्भाव यानी कि हार्मनी और भाईचारा यानी कि ब्रदरहुड बनाए रखे। तो यह हमें याद दिलाता है कि एक अच्छा नागरिक वही है जो समाज को जोड़ता है, जो समाज को तोड़ता है वो अच्छा नागरिक नहीं है। अगला देखो, द प्रियम्बल इंश्योर्स टू आइडल्स, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। यानी कि देखो, संविधान की प्रस्तावना केवल अधिकार ही नहीं देता है बल्कि आदर्शों की बात भी संविधान कहता है। और संविधान का जो प्रियम्बल है वो भी आदर्श ही हमारे बीच रखता है। यह क्या कहता है कि व्यक्ति की जो गरिमा है, जो डिग्निटी की बात होती है, उसकी रक्षा होनी चाहिए। चाहे किसी का अपमान, शोषण या अन्याय किसी के साथ नहीं होना चाहिए। और साथ ही देश की एकता और अखंडता बनी रहे, यानी भारत एक मजबूत और अटूट राष्ट्र बना रहे, इसके बारे में भी यह हमारा ही कर्तव्य है। अगला देखो, द वर्ड इंटीग्रिटी वाज एडेड बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। देखो, इंटीग्रिटी जिसको हिंदी में अखंडता अभी कहते हैं, वो 42वें संविधान संशोधन 1976 से के माध्यम से प्रियम्बल में ऐड किया गया था। पहले संविधान में यूनिटी शब्द था, लेकिन 1976 में 42वां संशोधन आया और इंटीग्रिटी शब्द जोड़ा गया। तो इसका क्या अर्थ है कि केवल भारत एक भौगोलिक तो एक भूक्षेत्र तो है ही, लेकिन वो भौगोलिक भूक्षेत्र कैसा है, एकता से बंधा हुआ है और एक भावात्मक और सांस्कृतिक एकता भी इसमें निहित है। यानी कि इंटीग्रिटी हमें याद दिलाता है कि देश की जो डाइवर्सिटी है उसको सम्मान देना चाहिए और हमारी अपनी एकता को बनाए रखना चाहिए। अगला देखो, के मुंशी से डिग्निटी मीन्स रिकॉग्नाइजिंग द स्कैर्डनेस ऑफ एवरी पर्सन्स पर्सनैलिटी। यानी कि संविधान सभा के सदस्य के मुंशी का क्या कहना है कि हर व्यक्ति अपने आप में एक मूल्यवान अस्तित्व है। जब हम किसी की गरिमा का सम्मान करते हैं, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, पुरुष हो या महिला हो, तो हम एक्चुअल में अपने संविधान की भावना का ही सम्मान कर रहे होते हैं। तो यही तो डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल का वास्तविक अर्थ इससे हमें पता चलता है। आगे देखो, फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स प्रोटेक्ट इंडिविजुअल डिग्निटी while fundamental duties protect women's dignity and national unity। देखो, जहां एक और संविधान के 3 हिस्से मिलकर और व्यक्ति और राष्ट्र की गरिमा की रक्षा करते हैं, उसमें क्या है, फंडामेंटल राइट्स है, मौलिक अधिकार, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है, नीति निर्देशक तत्व, फंडामेंटल ड्यूटीज है यानी कि मौलिक कर्तव्य। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि फंडामेंटल राइट्स क्या है, इसके बारे में हम समझेंगे। यानी हर नागरिक को व्यक्तिगत सम्मान और स्वतंत्रता की गारंटी देता है, फंडामेंटल राइट्स के थ्रू उसको उपलब्ध है। उसी तरीके से जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट है, जिसको राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहते हैं, वो सरकार को ऐसे कदम उठाने का निर्देश देता है जो सभी के भलाई के लिए हो। उसी तरीके से फंडामेंटल ड्यूटी यानी कि मौलिक कर्तव्य है, नागरिकों को ये याद दिलाता है कि महिलाओं का सम्मान करे, राष्ट्रीय एकता बनाए रखे और देश हित को वो सर्वोपरि रखे, ऐसा वो बताता है। आगे देखो, आर्टिकल 1 डिस्क्राइब्स इंडिया एज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स मीनिंग नो स्टेट कैन secede फ्रॉम द यूनियन। यानी कि आर्टिकल 1 यह कहता है कि इंडिया दैट इज भारत सेल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। यानी कि इसका मतलब क्या है कि भारत सभी राज्यों का अभिन्न अंग है। कोई भी राज्य ये नहीं कह सकता है कि वह भारत से अलग हो जाएगा। यही विचार तो हमारे जो नेशनल इंटीग्रेशन को और अधिक मजबूत बनाता है। हमारा जो राष्ट्रीय एकीकरण है, इसी सेंटेंस के थ्रू तो मजबूत बनता है कि इंडिया दैट इज भारत सेल बी यूनियन ऑफ स्टेट। और कोई भी जो राज्य है वो संघ से अलग नहीं हो सकता है। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, फ्रेटर्निटी प्रमोट्स नेशनल इंटीग्रेशन एंड रिमूव्स कम्युनलिज्म, कास्टिज्म, रीजनलिज्म, लिंग्विज्म एंड सिसेशनिज्म। यानी कि देखो, जो समाज में फ्रेटर्निटी यानी भाईचारे की भावना जब होती है, तो धर्म के नाम पर जो नफरत होता है, जिसको कम्युनिज्म कहते हैं, जाति के नाम पर भेदभाव होता है, कास्टिज्म के अंतर्गत वो आता है। उसी तरीके से भाषा क्षेत्र के नाम पर जो झगड़े होते हैं, जिसको लिंग्विज्म यानी रीजनलिज्म भी कहते हैं, ये सभी खत्म हो जाते हैं। यानी कि भाईचारा ही वो ताकत है जो भारत को एक सूत्र में बांधती है और उसे अटूट बनाए रखती है।
देखो अब हमें पढ़ना है सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रियम्बल, यानी कि प्रस्तावना के महत्व के बारे में अब हम जानना है। तो इसका भी मैंने शॉर्ट नोट्स तैयार कर लिया है, तुम अपने लक्ष्मीकांत बुक में देखो। सबसे पहले समझो कि प्रस्तावना जो है वो संविधान की मूल दर्शन और मौलिक मान्यताओं, जैसे कि राजनीतिक, नैतिक, धार्मिक को वो क्या करता है, व्यक्त करता है। तो फर्स्ट सेंटेंस देखो, द प्रियम्बल कंटेन्स द बेसिक फिलोसफी एंड फंडामेंटल वैल्यूज, पॉलिटिकल, मोरल एंड रिलीजियस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि हमारे देश का जो संविधान है सिर्फ कानूनों का एक सेट नहीं होता है, बल्कि उसके पीछे एक एक फिलॉसफी होती है, एक दर्शन होता है। और हमारे जो प्रियम्बल है उसी सोच को सामने लाता है। जैसे कि इसमें हमारे देश के उन वैल्यूज, वह वैल्यूज लिखे हैं हमारे प्रियम्बल में जो हमें बताते हैं कि हमें कैसे शासन करना है, कौन से मोरल प्रिंसिपल्स अपनाने हैं और समाज को किस दिशा में ले जाना है। जैसे न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, ये सिर्फ शब्द नहीं है बल्कि हमारे संविधान की एक स्पिरिचुअल फाउंडेशन है। सेकंड देखो, इट रिफ्लेक्ट्स द विजन एंड ड्रीम्स ऑफ द कंस्टिट्यूएंट असेंबली एंड फाउंडिंग फादर्स। यानी कि जब संविधान सभा के सदस्य संविधान के बारे में सोच रहे थे, तो वो सिर्फ कानून बनाने के बारे में नहीं सोच रहे थे, बल्कि वो एक नए भारत का अ, सपना ही बुन रहे थे। तो प्रस्तावना में वही सपने और दृष्टि बहुत अच्छी तरीके से बताए गए हैं। वो जो विजन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स का, वो प्रस्तावना में दर्ज है। तो भारत कैसा देश बनेगा? एक ऐसा भारत जहाँ हर व्यक्ति को समान होगा, हर धर्म को सम्मान मिलेगा, सबको बराबरी का अवसर मिलेगा। तो ये सभी जो दृष्टिकोण है वो हमारे राष्ट्र निर्माता और सपनों का जो भारत था, उनकी ही सोच को ये रिफ्लेक्ट करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन और उसका प्रियम्बल। देखो इस बारे में लादी कृष्ण स्वामी अय्यर क्या कहते हैं कि इट इट एक्सप्रेसेस व्हाट वी हैड ड्रीम्ड सो लॉन्ग। अलादी स्वामी ने एक बहुत ही सुंदर बात कहा है कि हमने जो सालों से स्वतंत्र भारत का सपना देखा था, वो पूरा प्रस्तावना के शब्दों में लिखा गया है। यानी कि वी द पीपुल ऑफ इंडिया जो प्रस्तावना में लिखा गया है, ये सिर्फ वाक्य तो है नहीं, बल्कि वो भावना है जो भारत अपने सपनों के अनुसार कंटिन्यू करेगा हमारे शासन को। अगला देखो के एम मुंशी क्या कहते हैं कि इट इज द हॉरोस्कोप ऑफ आवर सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। यानी कि यहाँ हॉरोस्कोप शब्द बहुत ही दिलचस्प है। जैसे किसी व्यक्ति की कुंडली में उसका पूरा भविष्य लिखा होता है, वैसे ही प्रस्तावना में हमारे रिपब्लिक का भविष्य लिखा हुआ है। तो यह क्या बताता है कि जो भारत है वो संप्रभु होगा, सॉवरेन कंट्री होगी, किसी का अधीन नहीं रहेगा, डेमोक्रेटिक होगा यानी कि जनता द्वारा चुनी हुई सरकार होगी, और गणराज्य होगा यानी कि रिपब्लिक होगा जहाँ कोई राजा या रानी नहीं होगी, बल्कि सर्वोच्चता किसकी होगी, जनता की होगी। पंडित ठाकुर दास भार्गवा कॉल्ड इट इज अ सोल की एंड ज्वेल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उसी तरीके से देखो कि पंडित ठाकुर दास भार्गव क्या कहते हैं कि अगर आत्मा का मतलब जीवन देने वाली क्या है, मान लो शक्ति है, तो संविधान अगर तुम शरीर मान लो तो प्रस्तावना उसकी आत्मा मान सकते हो। और उसे दिशा और उद्देश्य कौन देती है, प्रस्तावना देती है। यानी कि अगर तुम बॉडी मान लो कॉन्स्टिट्यूशन को, तो प्रियम्बल को मान लो सोल। तो वो कुंजी है प्रियम्बल, क्योंकि वही हमारे संविधान के हर अनुच्छेद का अर्थ समझने में मदद करती है। जब भी कोई कंफ्यूजन होगा तो हम प्रियम्बल के थ्रू समझ सकते हैं कि अ, आखिर कॉन्स्टिट्यूशन का मकसद क्या है। और तो इसीलिए इसको ज्वेल भी कहा गया, यानी कि रत्न भी कहा गया है, क्योंकि वही सबसे सुंदर और कीमती हिस्सा है। प्रियम्बल जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत ही सुंदर हिस्सा है। तो ये संविधान की एक तरीके से शोभा बढ़ाता है। आगे देखो, सर अर्नेस्ट बार्कर called it the keynote to the constitution and quoted it इन हिज बुक प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्रू 1951। यानी कि सर अर्नेस्ट बार्कर जो एक ब्रिटिश राजनीतिक विचारक थे, उन्होंने कहा है कि जो हमारा प्रियम्बल है हमारे संविधान की नोट यानी कि मुख्य धुन है। जैसे किसी गीत की पहली धुन पूरी भावना तय कर देती है, उसी तरीके से प्रियम्बल भी है जो हमारे संविधान की भावना और दिशा को तय कर देता है। एम हिदायतुल्लाह उसी तरीके से कहते हैं कि यूएस इट रिजेंबल्स द यूएस डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस बट इज मोर देन अ डिक्लेरेशन, इट इज अ सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने क्या कहा कि हमारी जो प्रस्तावना है वो आज़ादी की घोषणा जैसी है, क्योंकि क्यों
ऐसा कह रहे हैं एम हिदायतुल्लाह? क्योंकि यह बताती है कि हम आज़ाद हैं और हमें किस रास्ते पर चलना है। ये हमारा मार्गदर्शन भी करता है, हमारा रिप्रेजेंट भी हमें करता है। लेकिन उन्होंने एक गहरी बात कही है एम हिदायतुल्लाह ने, उन्होंने ये कहा है कि यह सिर्फ घोषणा नहीं है बल्कि एक जीवंत आत्मा है, घोषणा से भी ज़्यादा है। क्योंकि जो संविधान को पर्पस और डायरेक्शन देती है हमारा प्रिएम्बल, वो केवल घोषणा नहीं हो सकता है, वो घोषणा से भी बढ़कर है। हेंस द प्रिएम्बल इज द गाइडिंग लाइट एंड स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस तरीके से देखो कि जो प्रिएम्बल है, जो प्रस्तावना है, वो लाइट है जो हमें बताता है कि संविधान को किस भावना से इम्प्लीमेंट करना है। किसी भी अनुच्छेद को समझने के लिए अगर हम भटक जाएं तो वापस हम प्रस्तावना की ओर हमें देखना चाहिए। वहीं से हमें एक सच्चा दिशा निर्देश मिलेगा कि एक्चुअल में वो आर्टिकल जो कॉन्स्टिट्यूशन का है वो क्या कहता है। तो इस तरीके से हमने इस सिग्निफिकेंस ऑफ प्रियम्बल को समझा। तो देखो टॉपिक है प्रियम्बल एज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान का भाग के रूप में प्रस्तावना। तो फर्स्ट सेंटेंस देखो क्या कह रहा है। इन द बेरुबाड़ी यूनियन केस 1960 द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड that the preamble is not a part of the constitution but only shows its purpose। देखो सबसे पहले बेरुबाड़ी यूनियन केस 1960 में जो आया था, यह मामला असल में भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा से जुड़ा हुआ था, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा संवैधानिक सवाल उठ गया था कि क्या प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है या नहीं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस समय कहा था कि नहीं, प्रस्तावना केवल संविधान के जो ऑब्जेक्टिव्स है, संविधान का जो उद्देश्य है वो बताती है, लेकिन खुद संविधान का वो हिस्सा नहीं है। मतलब यह हमें बताती है कि संविधान क्यों बनाया गया है, पर यह खुद कानूनी शक्ति नहीं रखती है। लेकिन बाद में देखो इन द केशवानंद भारती केस 1973 द कोर्ट ओवररूल्ड this and held that the preamble is a part of the constitution and should guide its interpretation। लेकिन 1973 में एक ऐतिहासिक फैसला फिर से कोर्ट ने दिया केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में, और यह मामला भारतीय संविधान के इतिहास का एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। देखो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ बेरुबाड़ी केस में जो फैसला दिया था, जो उन्होंने फैसला सुनाया था, उसको पलट दिया और कहा कि नहीं, प्रस्तावना जो है वह संविधान का एक हिस्सा है। और साथ में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जब भी संविधान का इंटरप्रेशन किया जाएगा तो प्रस्तावना को एक गाइडिंग लाइट के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा, यानी कि जो प्रियम्बल है वो एक मार्गदर्शक रोशनी के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। क्या क्या करने में? प्रस्तावना को, यानी कि संविधान का व्याख्या करने में। तो देखो सरल शब्दों में हम क्या समझ सकते हैं कि अगर किसी अनुच्छेद का अर्थ समझने में भ्रम की स्थिति हो तो प्रस्तावना हमें देखनी चाहिए। तो वही हमें तो बताती है कि संविधान की आत्मा क्या है। अगला देखो इन द LIC ऑफ इंडिया केस 1995 द व्यू वाज रीअफर्म्ड। देखो यानी बाद में जब 1995 का LIC ऑफ इंडिया केस आया तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर से अपने बात को दोहराया। किस बात को दोहराया? जो केशवानंद भारती केस में उसने कहा था। तो यह क्या दिखाता है? अ, दोहराते हुए एक सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि प्रस्तावना वास्तव में संविधान का हिस्सा ही है। तो ये क्या दिखाता है कि अब यह बात स्थायी रूप से स्थापित हो चुकी है कि प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन से अलग नहीं है, वो उसका हिस्सा है। और सिर्फ उसका परिचय नहीं है बल्कि उसका एक एक तरीके से ऐसा हिस्सा है जिसको अलग किया नहीं जा सकता है पूरे कॉन्स्टिट्यूशन से। अगला देखो द कंस्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्टेड द प्रियम्बल आफ्टर फाइनलाइजिंग द कॉन्स्टिट्यूशन टू इंश्योर कंसिस्टेंसी। देखो इस सेंटेंस में टू इंश्योर कंसिस्टेंसी लिखा हुआ है। तो इस सेंटेंस में हम क्या समझते हैं कि ये एक बहुत ही दिलचस्प तथ्य है। इसको बात को समझो कि संविधान सभा ने जब प्रस्तावना को सबसे आखिरी में अपनाया था, यानी कि शुरू में प्रस्तावना नहीं बना था, आखिरी में अपनाया गया था। ये शुरुआत का प्रोसेस नहीं था कि प्रियम्बल से स्टार्ट हुआ हो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब पूरा संविधान बन गया तभी ये सुनिश्चित किया गया कि प्रस्तावना में जो बात लिखी जाएगी वो संविधान के हर प्रावधान के अनुरूप है कि नहीं है। इसलिए प्रियम्बल को लास्ट में इंक्लूड किया गया। यानी कि पहले संविधान लिखा गया, फिर उसके एसेंस को प्रस्तावना में डाला गया, उसका पूरा सार को प्रियम्बल में यानी कि प्रस्तावना में निचोड़ कर डाला गया ताकि कोई कॉन्ट्रडिक्शन की स्थिति न हो।
तो इसके थ्रू दो बातें समझ में आती है कि इट इज नॉट अ सोर्स ऑफ पावर और ए लिमिटेशन ऑन द लेजिस्लेचर, यानी कि जो प्रियम्बल के बारे में ये दो टॉपिक है कि अगर इसका क्या अर्थ हो सकता है कि प्रस्तावना से संसद को कोई नई शक्ति नहीं मिलती है। अगर संविधान कहता है कि संसद कानून बना सकती है, तो वो शक्ति प्रस्तावना से नहीं बल्कि संविधान के आर्टिकल से आती है। और साथ ही जो सेकंड देखो कि या इसी में जो फर्स्ट है कि साथ ही प्रस्तावना संसद को रोकती भी नहीं है। मतलब ये ना तो पावर देती है ना ही रोकती है, ये सिर्फ दिशा देती है। जिस तरीके से देखो कि राज्य का नीति निर्देशक तत्व है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, वो क्या है, वो मोरल ड्यूटी इम्प्लीमेंट करता है राज्यों पर। तो ये जो प्रियम्बल है, जो प्रस्तावना जो कॉन्स्टिट्यूशन के शुरुआत में इंक्लूड किया गया, ऐड किया गया, वो केवल एक निर्देश देती है। यह ना तो संसद को कोई नई शक्ति देती है, न ही संसद को रोकती है। सेकंड में इसे कहा गया है कि इट इज नॉट जस्टिसिएबल, नॉट इन्फोर्सेबल इन कोर्ट। और क्या कह रहा है कि यह न्यायालय में परिवर्तनीय भी नहीं है, यानी इसे अदालत में लागू नहीं किया जा सकता है। किस तरीके से? जैसे मौलिक कर्तव्यों को लागू नहीं किया जा सकता है, जैसे राज्य के नीति निर्देशक तत्व को लागू नहीं किया जा सकता है, तो सेम टू सेम जो प्रियम्बल है उसको भी अदालत में इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता है। इसका अर्थ क्या है कि अगर कोई कहे कि मेरी स्वतंत्रता का हनन हुआ है, क्योंकि प्रस्तावना में स्वतंत्रता ये लिखा हुआ है, तो आप सिर्फ प्रस्तावना के आधार पर अदालत नहीं जा सकते हैं। आप अदालत स्वतंत्रता को लेकर जा सकते हैं मौलिक अधिकारों के हनन के रूप में। ऐसा नहीं कि प्रस्तावना में स्वतंत्रता लिखा हुआ है तो प्रस्तावना को लेकर ही, इस टॉपिक को लेकर ही अदालत में चले गए। दूसरा देखो, अगर तुम्हारे मौलिक अधिकार का यानी कि फंडामेंटल राइट्स का हनन हुआ है, तो तुमको जो स्वतंत्रता, अगर तुम्हारी जो स्वतंत्रता हनन हुई है, तो तुमको फंडामेंटल राइट्स का सहारा लेना होगा। क्योंकि जो प्रस्तावना है वो केवल गाइडिंग प्रिंसिपल है, वो कोई कानूनी अधिकार नहीं है, जबकि जो फंडामेंटल राइट्स है वो कानूनी अधिकार है। तो तुमने देखा कि किस तरीके से इस कंटेंट के माध्यम से तुम समझ गए होगे कि एक्चुअल में ये क्या कहना चाहता है प्रियम्बल एज ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में। अगला हमें पढ़ना है एमेनेबिलिटी ऑफ द प्रियम्बल, यानी कि प्रस्तावना में संशोधन की संभावना। फर्स्ट सेंटेंस देखो, in the Keswanand Bharati case 1973, the Supreme Court held that the preamble is part of the Constitution and can be amended under Article 368, but its basic features cannot be altered। यानी कि देखो, यहाँ यह बात आम सी है कि क्या प्रियम्बल में बदलाव किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, इसके बारे में यहाँ चर्चा की गई है। देखो, केशवानंद भारती केस में कोर्ट ने कहा था कि हाँ, किया जा सकता है क्योंकि यह संविधान का हिस्सा है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि इसकी जो बेसिक फीचर्स है, इसका जो मूल विशेषता है, जैसे कि लोकतंत्र हो गया, स्वतंत्रता हो गया, समानता हो गया, इसको कभी कभी बदला नहीं जा सकता है। मतलब शब्द बदले जा सकते हैं लेकिन उसकी जो स्पिरिट है वो बदली नहीं जा सकती है। इस तरीके से समझो कि जो केशवानंद भारती केस 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया कि प्रियम्बल इज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड कैन बी अमेंडेड अंडर आर्टिकल 368। जो प्रियम्बल है वो संविधान का पार्ट है और इसे आर्टिकल 368 के तहत बदला जा सकता है। लेकिन इसको बदलने के लिए उसके जो बेसिक फीचर्स है उस पर कोई अंतर नहीं पड़ना चाहिए। उस पर अंतर पड़ जाएगा तो वो बदलाव सुप्रीम कोर्ट उसे रद्द घोषित कर देगी। आगे देखो, इट वाज अर्लियर wrongly held in the Birubadi case 1960 that preamble is not the part of constitution। और 1960 यानी कि इससे पहले की बात हो रही है। ये केशवानंद भारती केस तो 1973 का है और 1960 जो बिरुबाड़ी यूनियन केस हुआ था उसमें ये कहा गया है, ये वही केस है जो हमने पहले पढ़ा था। तो 1960 में क्या कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, जैसा कि हमने पहले पढ़ा था। लेकिन अब यह स्पष्ट रूप से गलत माना गया, जो 1973 के बाद यह धारणा पूरी तरीके से खत्म हो गई थी। आगे देखो,
The preamble was amended only once by the 42nd Amendment Act 1976, adding the word social, secular and integrity. This amendment was held valid. यानी कि ये बहुत ही जरूरी लाइन है। क्यों? क्योंकि अब तक प्रस्तावना में सिर्फ एक बार जो संशोधन हुआ है वो 42वां संविधान संशोधन 1976 हुआ है। जो आपातकाल यानी कि इमरजेंसी के समय इंदिरा गांधी के शासन के समय जो आपातकाल लगा था उस समय किया गया था। तो इसमें 3 शब्द को ऐड किया गया था। पहला सोशलिस्ट यानी कि समाजवादी, मतलब आर्थिक समानता की बात कही जा रही है। सेक्युलर यानी कि पंथ निरपेक्ष, यानी कि सभी धर्मों को समान सम्मान देना है वगैरह। और इंटीग्रिटी यानी कि अखंडता, यानी कि देश की एकता और अखंडता बनाए रखना है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में कहा था कि जो संशोधन है वो वैध है, क्योंकि इसमें संविधान की मूल भावना कमजोर नहीं होती है, बल्कि और क्या होती है, मजबूत होती है। तो इस तरीके से इस कंटेंट के माध्यम से हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है। इसे संशोधित भी किया जा सकता है, लेकिन इससे इसकी आत्मा को बदला नहीं जा सकता है, बेसिक फीचर्स को चेंज किया नहीं जा सकता है। तो यह हमारे संविधान की एक तरीके से पहचान, उद्देश्य और दिशा को दर्शाती है, उसको तय करती है। और इसलिए जब आप वी द पीपुल ऑफ इंडिया बोलते हैं तो समझो कि आप सिर्फ पढ़ नहीं रहे हैं, बल्कि अपने कॉन्स्टिट्यूशन की रूह से तुम क्या हो रहे, जुड़ रहे हो। तो ये चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट के अगले चैप्टर के साथ मैं फिर से आऊँगा। थैंक यू सो मच।